हे बच्चा लोग, हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ चढ़ेंगे। और आज का जो चैप्टर है वो है प्रोनाउन। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमसे बहुत सारा जो है क्वेश्चन जो है प्रोनाउन रिलेटेड जो आता है एग्जाम में वो गलत हो जाता है। तो इस चैप्टर में तकरीबन 7 लेक्चर है जो मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूँ, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस सेशन। तो 7 लेक्चर के बाद आप लोगों को प्रोनाउन में कभी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी एज पर द एसएससी एग्ज़ाम। ठीक है। वैसे प्रोनाउन का अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप ज़िंदगी भर लेते रह सकते हो, लेकिन अगर आपके एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो अगले 7 लेक्चर के बाद आप प्रोनाउन में कभी भी प्रॉब्लम फील नहीं करोगे। तो फटाफट सब लोग जो है ज्वाइन कर लो क्लास को, और क्लास को अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबसे जो बड़ा सवाल जो मैं पूछने वाला हूँ आप लोगों से कि ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आप में से कितने बच्चों का जो जोश है वो अभी ज़िंदा है। मतलब जब हम लोगों ने सीरीज़ को स्टार्ट किया था तो सारे बच्चों ने बहुत जोश के साथ ज्वाइन किया था। तो कितने सारे बच्चों का जो जोश है अभी ज़िंदा है और अभी वो सारे के सारे बच्चे मतलब उसी एनर्जी के साथ क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जिस एनर्जी के साथ उन्होंने कोर्स को ज्वाइन किया था। जब हम कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारी एनर्जी का जो लेवल होता है वो पीक पे होता है। मेरे मैसेज करने के बाद, मेरी आवाज़ सुनने के बाद आप लोगों को लगा कि इस बार कुछ बेहतरीन करते हैं। लेकिन एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कुछ बच्चों का जो जोश है वो ठंडा हो गया है और कुछ बच्चों का जो जोश है अभी ज़िंदा होगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले 2-3 इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये कि पढ़ना वही आपको नॉर्मल सी चीज़ है, पढ़ना वही आपकी नॉर्मल सी किताब है, पढ़ना वही आपकी 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड की जो है इंग्लिश है। एग्ज़ाम में यही 8वीं 9वीं 10वीं स्टैंडर्ड की इंग्लिश पूछी जाती है। कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है जो आपको लगता होगा कि नहीं जहन्नम से आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। आपके वही 10वीं स्टैंडर्ड की जो है इंग्लिश पूछी जाती है, 10वीं 11वीं स्टैंडर्ड की आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वही पूछा जाता है एसएससी के एग्ज़ाम में। सिलेक्शन के इस पार और सिलेक्शन के उस पार जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि कितने आप रेगुलर हो और कितना पेशेंस के साथ आप उन कंटेंट को अच्छे से कंपाइल कर रहे हो, उसको याद कर रहे हो, उसको रिवाइज़ कर रहे हो, उसको रिटेन कर रहे हो और एग्ज़ाम के दिन उसको प्रेज़ेंट करके आ रहे हो। तो एक छोटा-सा फैक्टर होता है जिस फैक्टर को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनका जो जोश है वो टाइम के साथ मरता चला जाता है, मरता चला जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर आपके अंदर ये फीलिंग आने लगी है कि आज की क्लास चलो सर कल कर लेंगे, सर ठीक है लेक्चर अवेलेबल तो है ही है, रिकॉर्डेड सेशन मिल तो जा रहा है और मैं कर तो लूँगा, 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि आज की क्लास के बाद चलो कल कर लेंगे, आज नहीं कंप्लीट है तो कल दोनों वीडियो एक साथ कर लेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अच्छे से नहीं जाता है। और यही एक चीज़ है जो आपके सिलेक्शन का बाधक है। अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे तो आपका रिजल्ट निश्चित है। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ऐसा आता है जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने नहीं देता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। जो आपका जोश है ना, जो आपके पढ़ने का रिदम है, जो डे बाय डे जो रेगुलरिटी है, जब वो आपकी ब्रेक होती है ना तब आपका एग्ज़ाम जो है खराब हो जाता है। और आप अपने अंदर से झाँक के देख लो, बच्चा अगर 2 साल तैयारी किए होगे, 3 साल से तैयारी किए होगे, 4 साल तैयारी किए होगे, अगर आप रेगुलर नहीं होगे तो चीज़ें सही से नहीं बिल्ड कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैंने ये ड्रीम बैच अनाउंस किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ड्रीम बैच अनाउंस किया। अगर मैं रेगुलर होके अगर आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं उस कमिटमेंट के साथ आपको नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने आप को इस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बड़ा नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं आपको पूरे साल भर तक जैसा मैंने कमिट किया है, उसी जोश और पैशन के साथ आखिरी दिन तक पढ़ाऊँगा, तो अगले साल इस संसार में जो हमारे यूट्यूब का संसार है, इस संसार में मेरे अलावा कोई और जाना नहीं चाहेगा। इसी तरीके से बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर उन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दोगे, तो आप लोग जो है ना एनर्जी में बढ़े रहोगे। अब जैसे क्या है कि एक टॉपिक आपका खत्म हो गया तो 2 सेट ऑफ टास्क है आप लोगों के पास कि नाउन का टॉपिक का रिवीजन। तो नाउन के टॉपिक का रिवीजन ज़रूर करो और नाउन के टॉपिक का रिवीजन बार-बार करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार-बार करो, तकरीबन 200-250 क्वेश्चन और मैंने दे रखा है, उनका सॉल्यूशन भिजवा दूँगा। उनकी प्रैक्टिस करो ताकि उन क्वेश्चन के थ्रू आपका रिवीजन हो पाए। अब एक नए जोश के साथ प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और फिर प्रोनाउन का चैप्टर से वो सारा कुछ सीखते हैं जो हमको प्रोनाउन के चैप्टर से सीखना है, और फिर प्रोनाउन का चैप्टर 7 लेक्चर में डिलीवर हो जाएगा। 7 लेक्चर से ज़्यादा आपको प्रोनाउन के लेक्चर में लगेगा नहीं। और प्रोनाउन का टॉपिक नाउन के टॉपिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। कई बार टीचर इसको सही से एक्सप्लेन नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि टीचर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, कई बार उसकी रेलेवेंसी का फैक्टर इधर-उधर हो जाता है। तो मैंने उन सारी चीज़ों को सही से कंपाइल किया हुआ है और उन चीज़ को मैं आपको प्रोनाउन के लेक्चर में डिलीवर करने वाला हूँ। तो अभी मैं जो लाइव
बच्चा देख रहा हूँ, जो लाइव बच्चा जो कंटिन्यूअसली है, वो लाइव के बाद जो है क्लासेस है वो रिकॉर्डेड पे फोकस कर रहा है। मैंने आप लोगों को बोला कि बच्चा आप मेरे साथ रोज बने रहो, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस सिखाऊंगा। आप रीजनिंग रिकॉर्डेड पढ़ो, आप जीएस रिकॉर्डेड पढ़ो, मैथ्स तो प्योरली रिकॉर्डेड पढ़ो। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहो ताकि मैं आपको पढ़ना सिखा पाऊँ। मैंने आपको बोला था मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ उंगली पकड़ के आगे लेके चलूंगा। तो जरूरी है आपको मेरी क्लास में रहना, मेरे साथ रूबरू रहना, मेरे साथ यूट्यूब पे आना जब मैं यूट्यूब पे आता हूँ, क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए आऊँगा। मैं आपको समझाने के लिए आऊँगा कि आपको अपना कोर्स का कंटेंट कैसे कंपाइल करना है। जैसे आज मैंने तकरीबन 7 या 8 बच्चों को जो है फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो बच्चे कैसे थे, वो अच्छे बच्चे थे, बुरे बच्चे थे, कैसे। तो उसमें एक बच्चा निकला जो शायद आप में से हो सकता है आज लाइव देख रहा हो। तो वो बच्चा पहले से पोस्टेड है पीएएसए के पोस्ट पे, और एक बच्चा ऐसा है जो एक आध नंबर से बोल रहा है कि सर या तो टीए मिल जाएगा, या तो मुझे इस बार 2019 के मेंस के पेपर के बाद या तो 1-2 नंबरों से रह जाऊँगा। मैंने उससे पूछा कि बच्चा तुम्हारा परेशानी क्या है? तो रेगुलरिटी, वही एक प्रॉब्लम कि सर रेगुलरिटी है जो मेंटेन नहीं हो पाती। फिर मैंने डाँटा, तो बच्चे ने बोला कि नहीं इस बार सर मैं रेगुलर रहूँगा और इस बार मेरे को रिजल्ट चाहिए। और मेरा मानना है कि वो जो बच्चा है जो 2 नंबर 1 नंबर से रुक रहा था ना, अगर एक बार खाली वो बच्चा रेगुलर हो जाए ना, तो लिटरली वो टॉप रैंक होल्ड कर जाए। बस यही थोड़ा-सा फ़र्क है, अपने अंदर आपको झाँक के देखने की ज़रूरत है। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों को जो है रेगुलर इस क्लास में रहना चाहिए। अगर आप रेगुलर इस क्लास में नहीं हो बच्चा, तो मेरा जो सपना है इस ड्रीम बैच को बेहतर बनाने का, जो मैंने सितांशु सर से कोर्स की प्राइस ड्रॉप कराई, जीएस का कोर्स का प्राइस ड्रॉप कराया, आशीष सर के कोर्स का प्राइस ड्रॉप कराया, अनु सर से अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो ये मैं तभी कर पाऊँगा, आपका रिज़ल्ट तभी निकाल पाऊँगा जब आप सही से मेरी बात सुनोगे। अगर आप भरोसा कर रहे हो, तो फिर आप भरोसा करके चलो मेरे साथ, और आपको टाइम के साथ ये दिखने लगेगा कि हाँ, आप इम्प्रूव हो रहे हो, आप बेहतर कर रहे हो, आप और बेहतर कर रहे हो। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं, कोई भी आदमी आपको जो टैलेंटेड है, वो इस तरीके से आपको टाइम नहीं देगा, और जो टैलेंटेड नहीं है, उसके पास टाइम ही टाइम है, उसका टाइम लेके भी क्या काम करोगे? तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जो आपको समय देंगे। अब आप ऐसे सोचो कि ये ₹100 का कोर्स अनाउंस करके जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मोटिव पैसा तो नहीं होगा। मेरा मोटिव तो ये है ना कि रिज़ल्ट निकालना है। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरी बात को सही से और सीरियसली लो, टाइम से मेरी क्लासेस में आओ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो सीखो। इंग्लिश के साथ-साथ मुझे आपका रीज़निंग का कंटेंट, आपका जीएस का कंटेंट, आपका मैथ्स का कंटेंट भी मॉनिटर करने दो। वो मैं मॉनिटर करूँगा तो आपका रिजल्ट निकाल लूँगा। ठीक है बच्चा लोग? तो सारे के सारे बच्चा लोग लाइव ज़रूर अटेंड करो और साथ में चलो, और सब लोग नीचे लिखो कि सर मेरा जोश हाई है, और हैशटैग हमारी चलनी चाहिए जीएफडी। ठीक है? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ने क्लास को ज्वाइन किया है, तो मुझे थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पे, मतलब आप समझ रहे हो ना, थोड़ा-सा सुधार करना पड़ रहा है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा आपको रिकॉर्डेड सेशन के माध्यम से, तो ये आगे का जो पार्ट है वो मैं एडिट करवा दूँगा। ठीक है? तो आज जो हम लेक्चर आगे पढ़ने समझने वाले हैं वो है प्रोनाउन का लेक्चर। एक लेक्चर जो होता है बेसिक लेक्चर, जिसमें हम प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेसिक जो है अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हो तो पूरा प्रोनाउन का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था 2015-16 के दौरान, तो मुझे प्रोनाउन कभी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा स्मार्ट था तो मैंने रट डाला था। सर हमारी तो मतलब यही आदत है, रिजल्ट निकालना है तो नहीं समझ में आ रहा तो रट लो। लेकिन आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं समझा ले जाऊँगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम और चैलेंज मैंने फेस की है एज़ बीइंग ए हिंदी भाषी स्टूडेंट, वो आप फेस नहीं करोगे। तो जो प्रोनाउन के लेक्चर में देखो, टोटल मिला के मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, जो मैंने कैलकुलेट किया है, वो तकरीबन आपका 7 लेक्चर होने वाला है। 1 लेक्चर आपका बेसिक में जाएगा, 1 लेक्चर आपका प्रैक्टिस सेशन में जाएगा, मिड में आपके 5 लेक्चर और होंगे जो आपके प्रोनाउन के रूल्स और कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले आज के दिन प्रोनाउन की बेसिक्स समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक्स जो है उसमें से थोड़ी बातें आपको पता है और थोड़ी बातें आपको पता नहीं है। तो मैं आज की क्लास में आपको बेसिक्स ऐसे समझाऊंगा कि आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। देखो, प्रोनाउन को ऐसे लिखते हैं प्रो प्लस नाउन। एक्चुअली जो है ये प्रो वर्ड है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड। मतलब आप एक बात ऐसे समझिए, जो आपका नाउन होता है ना, नाउन की रिपीटेशन, रिपीटेशन का मतलब ये हो गया कि नाउन का किसी भी सेंटेंस में बार बार रिपीटेशन ना हो। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए सुपर पावर। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, इट इज ए सुपर पावर, यह सुपर पावर है। अब ये जो इट आया हुआ है, ये बच्चा है प्रोनाउन। ये क्या काम कर रहा है? ये जो आपकी अमेरिका है, अमेरिका है, इसको रिप्लेस कर रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज ए सुपर पावर, तो आपको नहीं लग रहा है कि एक बार अमेरिका आपने यहां पढ़ा और एक बार अमेरिका फिर दोबारा यहां पे पढ़ा? तो जो ग्रामरियन थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इजाद किया
और उन शब्दों को क्या काम किया कि नाउन की जो रिपीटेशन है, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने की कोशिश की कि नाउन किसी सेंटेंस में बार बार आता है। अमेरिका यहाँ इस्तेमाल किया, फिर सेंटेंस में आगे लिख रहे हैं फिर अमेरिका आया, फिर अमेरिका आया, फिर अमेरिका आया। तो उन्होंने एक चीज ये डिसाइड किया कि अमेरिका जो है वो आएगा, अमेरिका जो आएगा उसके बाद दोबारा जब हमको अमेरिका इस्तेमाल करना होगा तो हम अमेरिका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी जगह हम दूसरा शब्द इस्तेमाल करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। इसमें एक स्ट्रक्चर है जो आपके पैराजम्बल के पार्ट में बहुत योगदान करेगा। तो इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया, नाउन आपको पता है, नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन बनाया गया। फिर नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन बनाया गया, तो उस वक्त पे जब रूल बनाया जा रहा था तो इस बात का ध्यान रखा गया कि नाउन, नाउन के बाद बच्चा उसका प्रोनाउन आएगा। ये अभी के लिए याद कर लो, जब पैराजम्बल में आएंगे तब बहुत काम आएगा। नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें कोई नाउन नहीं आया तो इसके बाद डायरेक्टली बच्चा प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करोगे, पहले नाउन इस्तेमाल करोगे, फिर प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, फिर प्रोनाउन। तो नाउन, उसका प्रोनाउन, उसका प्रोनाउन। अगर बीच में कोई खाली प्लेस है, कोई एक स्टेटमेंट आपने या एक सेंटेंस बीच में लिख दिया है कि ये जो है इसमें से कोई नाउन नहीं है, तो उसके बाद डायरेक्टली प्रोनाउन नहीं आता। नाउन, उसका प्रोनाउन, उसका प्रोनाउन आता है, फिर नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये चीज आप सब लोग जानते हो कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन बेसिकली जो है नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होने वाला है। इस लाइन को जरा घूर के ध्यान से सुनिए। क्या? घूर के ध्यान से सुनिए, कि घूर के देखना होता है, ध्यान से सुनना होता है। तो घूर के सुनिए कि नाउन के प्लेस पे, यही एक स्टेटमेंट है, इसी को बेसिक कहते हैं, इसी पे पूरी कहानी लिखी जानी है। नाउन के प्लेस में नाउन की रिपीटिशन को, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। रिपीटिशन हिंदी में बारंबारता बोलते हैं, लेकिन बारंबारता कैसे याद रखोगे यार, अंग्रेजी में याद रख लो। रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको प्रोनाउन बोलते हैं। और प्रोनाउन का ये जो लाइन है ना, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना, ये इतना ही सिंपल नहीं है, ये बहुत बड़ा है अपने आप में। क्या है? ये अपने आप में बहुत बड़ा है। अब अगर मैं सिर्फ इसी चीज को रिप्लेस कराऊं तो सबसे पहले आपको नाउन का चैप्टर याद आना चाहिए। नाउन के चैप्टर में हमने अच्छे से सीखा है कि कहाँ कहाँ हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब हमको नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनना चाहिए। क्या बच्चा? स्ट्रक्चर बनना चाहिए। स्ट्रक्चर तुरंत बनना चाहिए आपके दिमाग में। और स्ट्रक्चर बना पाओगे? मैंने खाली पेज ले लिया है, स्ट्रक्चर बनाओ। सब लोग मेरे साथ चलेंगे। अगर नाउन का चैप्टर आपने अच्छे से सीखा है तो प्रोनाउन बहुत आसानी से आ जाएगा। सब लोग मेरे साथ सीखेंगे, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, बेसिक है, समझना बहुत जरूरी है। नाउन आपने कहाँ इस्तेमाल किया था? अगर मैं एक सेंटेंस का सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लूं तो ये क्या होता है बच्चा? सब्जेक्ट, फिर दूसरा होता है वर्ब, फिर तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो आपको बच्चा ये पता था, नाउन के जो चैप्टर में सीखा था, कि आपने ये देखा था कि यहाँ पे हम नाउन रखते हैं या फिर नाउन फ्रेज रखते हैं। क्या रखते हैं? नाउन रखते हैं या नाउन फ्रेज रखते हैं। यहाँ पे क्या काम करते हो? यहाँ पे जब भी बात आती है ऑब्जेक्ट की, ये होती है डायरेक्ट, ये होती है इनडायरेक्ट, ये होती है प्रीपोजिशनल जो है, ये तीन होती है, आपको याद है। तो यहाँ पे अभी आप क्या रखते हो? नाउन रखते हो या नाउन फ्रेज रखते हो। ये देखो, ये अब जो आप पढ़ रहे हो ये रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि ये रिवीजन हो गया, क्योंकि आपने नाउन में पढ़ा है। तो अगर नाउन का चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट है बच्चा, तो प्रोनाउन तो मजाक मजाक में आ जाएगा। तो हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन में क्या बोला? प्रोनाउन की डेफिनेशन में हमने बोला कि हम नाउन को रिप्लेस करेंगे। नाउन को रिप्लेस करने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की जगह पे जो है नाउन होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, उन जगहों पे नाउन होता है। इसके अलावा एक केस आपने और पढ़ा था, अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा एक केस और पढ़ा था। ये मैं अगर बात करूं तो इसको अगर मैं 1 ले लूं सब्जेक्ट की जगह, इसको अगर मैं 2 ले लूं ऑब्जेक्ट की जगह, तो तीसरा एक केस आपने पढ़ा था। तीसरा केस बच्चा आपने क्या पढ़ा था? तीसरा केस पढ़ा था पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस पढ़ा था जब नाउन के बाजू में नाउन रखा गया था। और चौथा एक केस आपने पढ़ा था वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तो मैंने आपको बोला था ये वाला जो केस है बच्चा, इसको नाउन में काट दो तो इसको प्रोनाउन में भी काट दो। ठीक है, वोकेटिव केस है, मैंने आपको बोला नाउन में काट दो और प्रोनाउन में भी इसको काट दो। ये केसेस हमने वहां पे अच्छे से पढ़े थे, ये वाले केसेस अपन लोगों ने वहां पे पढ़े थे।
ये तो बात करें, यहाँ पे हमने जब नाउन रखा उसको सब्जेक्टिव केस बोला था, ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्टिव केस बोला था, पॉजेसिव नाउन हमने बोला था। तो इसका ये मतलब है कि जब आप प्रोनाउन बनाओगे तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाना पड़ेगा, आपको पॉजेसिव केस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज अगर मैं बात बोलूं, मतलब ये एक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अलावा अगर नाउन की अगर बेसिक डेफिनेशन में चलो तो नाउन आपने कैसे पढ़ाई किया था? सब बच्चा लोग दिमाग में ध्यान करें, नाउन आप लोगों ने कैसे पढ़ाई किया था? नाउन सारे के सारे बच्चा लोग ध्यान रखो कि नाउन कैसे पढ़ाई किया था। नाउन मैं यहाँ मिड में रखता हूं और ध्यान से देखना। नाउन सबने पढ़ा था। नाउन में क्या किया था आप सारे के सारे बच्चा लोग ने? आपने इसका जो है ये एक बनाया था, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, तो इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था। ये सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, बनाया था बच्चा लोग। आप सब लोगों ने ध्यान से देखिएगा कि आपने सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाया था बच्चा लोग। अब साथ में आपने नाउन को एक और कैटेगरी में डिवाइड की थी, ध्यान से याद रखना, ये सब आपने डिवाइड की थी। एक डिवाइड की थी लिविंग की कैटेगरी में और एक डिवाइड की थी नॉन लिविंग की कैटेगरी में। और एक इसी में डिवाइड आपने क्या किया था, इन्हीं सब चीजों को मिला के नाउन को आपने डिवाइड किया था। नाउन को डिवाइड किया था अपने मेल में, और नाउन को आपने किस में डिवाइड किया था? नाउन को आपने मेल में डिवाइड किया था। नाउन को आपने मेल में यहाँ लिख लेता हूँ, ये फीमेल हो गया, और इसी के साथ एक कॉमन जेंडर हो गया, और इसी के साथ एक न्यूट्रल जेंडर हो गया। इतने चीजों में आपने बनाया था। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपने नाउन को कुछ इस तरीके से पढ़ा था और आपने कुछ इस तरीके से नाउन की बेसिक्स पढ़ी थी। तो आप जब प्रोनाउन बनाते हो, प्रोनाउन की बेसिक्स है, जब आप प्रोनाउन बनाते हो तो प्रोनाउन इन्हीं के हिसाब से आपको बैलेंस करके बनाना पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं जब किताबों में पढ़ते हो। अगर आप नीतू मैम की बुक पढ़ रहे हो या किसी और की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एग्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, बहुत सारी चीजें हैं, और फिर रटते रहते हो, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, सब भूल जाता है ना। अभी देखना इस बेसिक स्ट्रक्चर से आपको सब याद आ जाएगा। सब कैसे याद आएगा अभी देखो, मैं आपको डिफाइन करना सिखाता हूँ। तो चलो पहला प्रोनाउन डिफाइन करते हैं। ग्रामेरियन के हिसाब से पहला प्रोनाउन उन्होंने लिखना चालू किया, और उन्होंने क्या काम किया, लिविंग थिंग के हिसाब से डिफाइन करना चालू किया। उन्होंने लिखा सबसे पहला प्रोनाउन, उन्होंने लिविंग के हिसाब से पहला प्रोनाउन लिख दिया कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके हिसाब से हम पहला प्रोनाउन ढूंढेंगे, और उन्होंने ही नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? उन्होंने लिविंग के हिसाब से ही नाम दे दिया। तो उनको लिविंग के हिसाब से बनाना पड़ा, तो उनको नॉन लिविंग के हिसाब से भी बनाना पड़ा। तो उन्होंने यहाँ पे ही बनाया और यहाँ पे इड बना दिया। क्या बना दिया? ही बना दिया बच्चा, इड बना दिया। जब उन्होंने ही बनाया तो उनके साथ एक चैलेंज आया कि अब ही को आप लिविंग है तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो कॉमन होगा या तो न्यूट्रल होगा। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने बोला कि चलो अच्छा हमने ही डिफाइन किया, इसी को हम क्या काम करते हैं, ज्यादा प्रोनाउन ना बनाना पड़े तो हम ले लेते हैं इसी को, इसी में ले लेते हैं। तो उन्होंने इसको मेल में ले लिया। जब मेल में ले लिया तो उनको फीमेल डिफाइन करना पड़ा। फीमेल डिफाइन करना पड़ा तो उन्होंने एक और प्रोनाउन डिफाइन किया, उन्होंने सी डिफाइन कर दिया। ठीक है। उसके बाद उनके साथ प्रॉब्लम आई कि मेल आया, फीमेल आया, तो कॉमन में क्या होता है, कॉमन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। तो कॉमन जब आता है तो कॉमन में उन्होंने डिसाइड किया कि उस समय पे, पुराने समय में मेल ज्यादा डोमिनेटिंग हुआ करते थे। आज के समय में इक्वलिटी की बात हो रही थी, पुराने समय में आपको याद हो तो मेल ज्यादा डोमिनेटिंग थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया भी जब भी हम कॉमन की बात करेंगे तब हम क्या काम करेंगे, हम मेल को ले लेंगे, हम फीमेल को इग्नोर कर देंगे। कॉमन में, कॉमन में उन्होंने प्रोनाउन में मेल वाले को तवज्जो दिया, फीमेल वाले को इग्नोर कर दिया। इसके बाद बचा हुआ न्यूटर। न्यूटर आपकी नॉन लिविंग थिंग होती है, तो इन्होंने इट को उठा के रख दिया। क्या कर दिया? इट को उठा के रख दिया। उसके बाद बात तो ये हो गई कि इतना कुछ इन्होंने ऐसे डिफाइन कर दिया, तो अगला केस जो आता है, अगला केस आता है भैया कि भाई हम इसमें से किसको सिंगुलर कंसीडर करें और किसको प्लूरल कंसीडर किए करें। तो वो भाई ग्रामेरियन बहुत चालाक हुआ करते थे। उन्होंने यार ना एक अच्छा काम किया, उन्होंने काम किया कि इसको ऐसे ले लिया कि चलो प्रॉब्लम ही दूर करते हैं। ये सारा का सारा उन्होंने एक काम किया, इन्होंने पूरा सिंगुलर की कैटेगरी में डाल दिया, और इन सब के लिए एक अलग से एक शब्द बनाया। खाली क्या बनाया? एक शब्द बनाया जिसको उन्होंने दे का नाम दे दिया। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ये आपका प्लूरल हो जाएगा। तो मुझे जो लगता है कि अगर आपको मैं बात करूं तो ये जो प्रोनाउन है, मुझे लगता है ये प्रोनाउन आप सब लोगों को याद हो जाएगा, क्योंकि ये रटने में बहुत परेशानी हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रक्चर अब आपको याद रह जाएगा, और अच्छे से ये स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है,
और बात यहाँ पे चालू होती है कि जब हम ये डिस्कशन में आते हैं, तो इनको हम पर्सनल प्रोनाउन का नाम देते हैं। डिस्कशन में आते हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें होती है जो पर्सनल सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल होती है और पर्सन को कोरिलेट करती है। तो पर्सन को जब कोरिलेट करती है, तो जब हम डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन में जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो उसमें एक कंडीशन आती है। उसमें एक डिस्कशन में कंडीशन आती है कि जैसे मान लो मैं किसी से बोल रहा हूँ, किसी से बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरे सामने एक तो आप हो जो मुझे डायरेक्ट सुन रहे हो, और कुछ मेरे ऑफिस में बाजू लोग हैं जिनसे मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो भी सुन रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं स्पीकर हूँ और आप हो लिसनर, जो डायरेक्ट लिसनर बोलते हैं। और कुछ हमारे इनडायरेक्ट लिसनर है जो हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं, जिनका इस ग्रामर के कोर्स से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं। तो स्पीकिंग में जब इन प्रोनाउन को लेना पड़ा तो एक चैलेंज आ रहा था उसमें कि ये 3 अलग तरीके की कंडीशन बन रहे थे, तो उसके हिसाब से प्रोनाउन को अलग से डिफाइन करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को एक नाम दिया, इसको उन्होंने बोला पर्सनल प्रोनाउन। क्या नाम दिया बच्चा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर नाउन सुना था जिसमें से हम पर्सन का नाम दे रहे थे, यहाँ पे उसी से कोरिलेट करते आप पर्सनल प्रोनाउन याद रख सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये हो गया कि जो पर्सन से रिलेटेड हो उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब को पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी दिया गया। और पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, याद रख लीजिए क्या है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन जब पर्सनल प्रोनाउन डिफाइन किया जा रहा था तो उस वक्त एक बात ये देखा गया कि बेसिकली जब हम बात कर रहे थे तो बात करने में 3 कैटेगरी आई। एक वो था जो स्पीकर था, एक वो था जो डायरेक्ट लिसनर था, एक तीसरा था जो इनडायरेक्ट लिसनर था। तो बात समझिएगा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। एक हो गया आपका स्पीकर, क्या हो गया? एक हो गया आपका स्पीकर, एक हो गया आपका लिसनर, ये भी डायरेक्ट, और एक हो गया इनडायरेक्ट लिसनर, इनडायरेक्ट लिसनर। तो उनको इन सब चीजों को डिफाइन करना पड़ा, उनको इन सब चीजों को डिफाइन करना पड़ा। तो उन्होंने क्या काम किया, ये जो प्रोनाउन बनाया, ये जो प्रोनाउन बनाया बच्चा, वो प्रोनाउन को क्या काम किया, सबको उन्होंने लिसनर मतलब इनडायरेक्ट लिसनर में डाल दिया। किस में डाल दिया बच्चा? इन सबको उन्होंने इनडायरेक्ट लिसनर में डाल दिया, इनडायरेक्ट लिसनर में डाल दिया। तो उसके बाद आपका जो स्पीकर है, जो आपका स्पीकर है, जैसे मैं बात कर रहा हूं हिंदी में, आप जानते हो मैं, इसके लिए उन्होंने एक प्रोनाउन डिफाइन किया, इसके लिए उन्होंने एक प्रोनाउन डिफाइन किया जिसको बोला उन्होंने आई। क्या बोला बच्चा? जिसको बोला उन्होंने आई। और जो सामने वाला सुन रहा था इसके लिए एक शब्द उन्होंने डिफाइन किया, इसके लिए डिफाइन किया यू। ये डायरेक्ट जो है लिसनर हुआ। तो जब भी बात करेंगे कि स्पीकर जो हुआ, स्पीकर जो बोलने वाला आदमी था, स्पीकर जो था, उसके लिए उन्होंने एक आई डिफाइन किया। तो बात आती फिर से कि सिंगुलर और प्लूरल दो चीज डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इसका इन्होंने एक प्लूरल बनाया वी। और बात आई जब डायरेक्ट लिसनर की, तो यहां पे बच्चा लोग, उन लोगों ने क्या काम किया, उन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले कर दिया, ये बोला कि हम और शब्द नहीं बनाएंगे, इसको यू ही रखेंगे। क्या रखेंगे? इसको यू ही रखेंगे। और ये जो इनडायरेक्ट लिसनर था, वो इनडायरेक्ट लिसनर में जितना सारा कुछ था सबको उठा के डाल दिया। उसके बाद इनका नामकरण कर दिया, इसको बोला गया फर्स्ट पर्सन, इसको बोला गया फर्स्ट पर्सन, इसको बोला गया फर्स्ट पर्सन, इसको बोला गया सेकेंड, और इसको बोला गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो मैंने आपको कहानी अभी तक सुनाई थी वो इसी वजह से कि आपको ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, और ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये सारे के सारे प्रोनाउन आपको याद हो जाए। तो जैसे मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था। तो जितने भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह काम करते हैं, सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये अक्सर करके हम भूल जाते हैं बच्चा लोग। तो ये जो चीज़ है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये मतलब ऐसी चीज़ है जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा आता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा आता है। और इसमें एक बात समझो, ये जितने भी मैंने आपको डिफाइन किए हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये आपके सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। इन सब चीजों को सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया गया। कैसे ट्रीट किया गया बच्चा? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह ट्रीट किया गया। इसका ये मतलब है कि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रह गया है, और पॉजेसिव केस की जगह जो हमें इस्तेमाल करना है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन अभी रह गया, जिसका डिस्कशन बाकी है।
लेकिन उस डिस्कशन पे पहुंचने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि एग्जाम में इस वाले पार्ट से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड आपके एग्जाम में अक्सर करके एक क्वेश्चन आता है कि अगर, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन को अगर किसी सेंटेंस में एक साथ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना हो तो क्या सीक्वेंस रखेंगे? पहले हम 1 रखेंगे, पहले हम 2 रखेंगे, पहले हम 3 रखेंगे, या पहले 3 रखेंगे, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें दो तरीके का सेंस होता है, एक होता है गुड सेंस, एक होता है बैड सेंस। जब अच्छे रिलेशन के लिए काम होता है तो गुड सेंस में इस्तेमाल करते हैं और गुड सेंस बोलते हैं, और जब उसमें कुछ बैड वर्ड्स होता है तो उसको बैड सेंस बोलते हैं। अच्छा, इस बात में एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन में एक होता है जो थर्ड पर्सन होता है, तो जो हमारे नाम होते हैं ना, हरि, मोहन, सोहन, रोहन, अगर किसी आदमी या किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको हम थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकेंड पर्सन यू है, और उसके अलावा जितना बचा कुचा चीज है वो सारा का सारा बच्चा थर्ड पर्सन में आता है। तो एग्जाम में अगर हम बात करें तो एग्जाम में देखो एक रूल चलता है 2-3-1 का। अगर अच्छे सेंस में बात हो रही हो तो आप ऐसे समझिए अच्छे सेंस में कैसे होता है। मैं अगर अच्छे सेंस की बात करूं बच्चा, तो अच्छे सेंस में ऐसा होता है कि अगर हम अच्छे नेचर में हैं तो मान लो कोई अच्छा काम हुआ, तो अच्छे काम में हम क्या काम करते हैं? जब भी मान लो हम होते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट स्पीकर हूँ, एक सामने वाला बंदा खड़ा है और तीसरा वो है, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ये अच्छा वाला काम भाई तुमने किया। अगर कोई सामने वाला आदमी अगर अच्छा नेचर का होगा तो ये बोलेगा नहीं भैया तुमने अच्छा काम किया यार, हमने अच्छा काम नहीं किया है, और तुमने अच्छा काम किया है, बाद में फिर अपने आप को क्रेडिट लेगा। तो जब बात करें अच्छे सेंस की तो सबसे पहले क्रेडिट हमें डायरेक्ट इस लिसनर को जो होता है उसको देना पड़ता है, मतलब सेकंड पर्सन को हम पहले तवज्जो देते हैं, फिर थर्ड को देते हैं, फिर अपने आप को लेते हैं। तो गुड सेंस में जो रूल होता है वो होता है 2-3-1 का। गुड सेंस में रूल होता है बच्चा 2-3-1 का, कि पहले हम सामने वाले को बोलते हैं भैया अच्छा काम ये तुमने किया है, फिर तुमने किया है, बाद में हमने किया है। लेकिन एक अच्छा आदमी होता है, जब बुरा सेंस में बात होती है, जैसे कोई मिस्टेक कमिट हो जाए तो बोलता है यार ये गलती हमने की है। जो अच्छा इंसान होता है वही बोलता है कि ये गलती हमने की है। तो उस केस में होता है 1, 2 एंड 3 का सीक्वेंस, उसमें होता है 1, 2, 3 का सीक्वेंस। और अगर प्लूरल है, मतलब अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों अगर प्लूरल इस्तेमाल करना हो, एक साथ इस्तेमाल करना हो, तो 1, 2, 3 का सीक्वेंस चलता है। तो ये दो सीक्वेंस है जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपको याद रखना पड़ेगा। 2-3-1 गुड सेंस में, बैड सेंस में या प्लूरल फॉर्म में 1, 2, 3। ये आपको समझ में एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से आ जाएगा। चलो कुछ एग्जाम्पल है देख लेते हैं। जैसे है यू, ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। अब एग्जाम में स्टडी का काम हो रहा है तो इसमें कोई बैड वर्ड नहीं है, मतलब अच्छा सेंस है, अच्छा सेंस है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको सीक्वेंस लेना होगा। अब इसमें देखो जैसे लिखा है यू, तो यू क्या है? यू आपका बच्चा जो है सेकंड पर्सन है, आई जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन है। यू और आई और वी, आई और वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, रेस्ट ऑफ द सारा का सारा पार्ट थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो यू, ही एंड आई सेल स्टडी फॉर द एग्जाम, ये सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है। ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर एग्जाम, यहाँ पे कोई भी बैड वर्ड नहीं है, एग्जाम फिनिश करने की बात हो रही है। तो ये देखो ही जो है वो थर्ड पर्सन है बच्चा, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये जो है 3-1 का सीक्वेंस है। अच्छा एक बात ध्यान से देखिए, 2-3-1 का मतलब ये होता है तीनों आएगा तो 2-3-1 होगा, अगर दो आएगा तो 2-3 होगा, या 3-1 होगा, या 2-1 होगा। ये ऐसा नहीं होगा 2-3-3-1 1-2 नहीं होगा, ये इसी सीक्वेंस में चलता है। दो आएगा तो 2-3 होगा, या 3-1 होगा, या फिर 2-1 होगा। तो ये सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 3-1 का सीक्वेंस है। यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, तुमने और हमने मिलकर अच्छा जॉब किया है। तो यहाँ पे देखो ये बच्चा थर्ड पर्सन है, ये सेकंड 2-3 का सीक्वेंस है। किसका? 2-3 का सीक्वेंस है। लेकिन एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ये देखना जरा, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था और इसको करेक्ट करना था। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो ये आप ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन, और यहाँ पे अपनी पढ़ाई को फिनिश करने की बात हो रही है, मतलब अच्छी बात हो रही है, बुरी बात नहीं हो रही है। अगर अच्छी बात हो रही है तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ध्यान से देखना, 3-1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस को करेक्ट करना था एग्जाम में बच्चा, वो ये करेक्ट करना था, जॉन कॉमा हरी एंड आई। क्या? हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो जो सेंटेंस को करेक्ट करना था कुछ इस तरीके से करेक्ट करना था। तो अगर गुड सेंस में है तो आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना है 2-3-1 का करना है, या 2-3 का करना है, या 3-1 का करना है, या 2-1 का करना है। अगर हम बैड सेंस की बात करें, बैड सेंस का मतलब है जैसे मिस्टेक हो गया, मिसचीव हो गया, शरारत हो गया, या कोई और बैड टर्म्स आ गया,
तो आप ऐसे में 1 2 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर 2 की बात हो तो 1 2 करोगे, 2 3 करोगे या फिर 1 3 करोगे। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आई, यू एंड ही हैव मेड ए मिस्टेक। अब मिस्टेक की बात हो रही, गलती की बात है तो बुरी बात है, गलती की बात है। तो आई यहां पे क्या है, मैंने अपने आप को ब्लेम किया, फिर तुमको ब्लेम किया, फिर तीसरे को ब्लेम किया, तो 1 2 3 का सीक्वेंस है। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ, शरारत की बात हो रही है, मतलब गलत बात हो रही है, तो यू दूसरा है और ये तीसरा है, तो 2 3 का सीक्वेंस हो रहा है, मतलब 2 3 का सीक्वेंस है। वी, यू एंड दे शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क। वी, यू एंड दे शुड नॉट गेट डाउन टू वर्क। यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे है वी, ये है क्या, प्लूरल, ये है प्लूरल, ये पहला है, फर्स्ट पर्सन है। यू अपने आप में सिंगुलर होता है, अपने आप में प्लूरल होता है। दे जो है ये आपका क्या है, प्लूरल है। दे आपका क्या है, ये बच्चा प्लूरल है, ये है आपका प्लूरल। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है 1 2 3 का सीक्वेंस है। तो अगर प्लूरल इस्तेमाल करना हो तो आप 1 2 3 का सीक्वेंस लेते हो। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके यहां से बनता है। आपको अगर ये सावधानी अगर पता है सीक्वेंस की, गुड सेंस में जो है 2 3 1 और बैड सेंस और प्लूरल में 1 2 3 का सीक्वेंस लगता है, तो एग्जाम का क्वेश्चन बच्चा आप कर लोगे बहुत आसानी से सॉल्व। तो ये प्रोनाउन का बिल्कुल बेसिक है, जो सबसे बेसिक होता है, जहां पे आप अंडरस्टैंड करते हो कि पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं, वो अगर आप पढ़ते हो तो ये चीजें बहुत आसानी से निकल जाती है। पर्सनल प्रोनाउन के दो तरीके के केस होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पॉजिटिव केस। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस देखा है। क्या देखा है, जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन एक कैटेगरी आती है पर्सनल, कई टाइप के प्रोनाउन होते हैं, उनकी चर्चाएं आगे की क्लास में करेंगे। लेकिन जो पहला टाइप है, जो हम नाउन से बिल्कुल रिलेट करते हुए आ रहे हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे जितना रखना है, ये सारा का सारा जो चीज हमने अभी खिचड़ी देखी है, वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे रहने वाले प्रोनाउंस है। किसकी जगह पे बच्चा, सब्जेक्ट की जगह पे रहने वाले प्रोनाउन है। अब हम इसके साथ चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन को कैसे रखेंगे, क्या यही फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या फॉर्म को बदलेंगे। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन अपन ने देखे हैं, ये सारा का सारा जो प्रोनाउन है, ये जो खिचड़ी है, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है। और उस पे ये क्वेश्चन आता है, ये एक रूल रहता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा से। उसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करेंगे आज की क्लास में। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस की। तो सब्जेक्टिव केस अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूं ताकि आपको हमेशा याद हो जाए, तो सब्जेक्टिव केस में एक तो हो गया पर्सन डिफाइन करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लूं, पूरा का पूरा हमें चार्ट भरना है, तो सब्जेक्टिव केस की अगर बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करूं मैं। फर्स्ट पर्सन में आपको आपने पढ़ा है कि आई है और दूसरा जो है वो वी है, ये दो चीज पढ़ी आपने। फिर मैं बात करूं सेकंड पर्सन की, तो इसका जो सिंगुलर है यू है और प्लूरल इसका बच्चा यू है ना, यही हमने पढ़ा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, तो आपने मेल के लिए ही डिफाइन किया, फीमेल के लिए सी डिफाइन किया, फिर कॉमन के लिए ही डिफाइन कर लिया तो जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या डिफाइन किया, इट डिफाइन किया अपना। ये आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए था और न्यूट्रल जेंडर के लिए था। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा क्या था, सिंगुलर था। इसका प्लूरल हमने क्या लिया था, दे लिया था। क्या लिया था, दे लिया था। अब ये बात है कि ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्टिव केस था। ये जो हमने अभी तक प्रोनाउन डिफाइन किया, ये सारा का सारा हमारा जो है सब्जेक्टिव केस था। क्या था बच्चा, ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्टिव जो है केस था, सारा का सारा हमारा सब्जेक्टिव केस था। ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्टिव केस था। अब हम बात आते हैं ऑब्जेक्टिव केस पे। अच्छा बच्चा, अभी जैसे प्रोनाउन जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी मैं इसमें आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड नाउन का चैप्टर है और प्रोनाउन का चैप्टर है, वो भी अभी डिस्कशन में आएगा। तो अगर वर्ब से रिलेटेड कोई इशू अगर अभी दिमाग में चलेगा, तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में जो है वो हो जाएगा। वर्ब के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन को आप जोड़ रहे हो, इसका ये मतलब है आप प्लूरल ले रहे हो, तो आप वर्ब भी उसी हिसाब से प्लूरल ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस का। ऑब्जेक्टिव केस के लिए फिर उनको अलग से प्रोनाउन डिफाइन करना पड़ा, अलग से प्रोनाउन डिफाइन करना पड़ा। आई के लिए उन्होंने प्रोनाउन डिफाइन किया, ध्यान से देखना बच्चा, आई के लिए उन्होंने एक प्रोनाउन डिफाइन किया। आई के लिए प्रोनाउन, अच्छा जिन बच्चों को पुराना नॉलेज है फटाफट मेरे साथ चलते रहें और बताते रहें कि आई के लिए प्रोनाउन उन्होंने क्या डिफाइन किया। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव केस की, ये यही लगे हाथ आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये याद नहीं हुआ ना तो एग्जाम में गलतियां बहुत करोगे। आई के लिए उन्होंने डिफाइन किया, वी के लिए,
बच्चा सारा लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे, सारा का सारा बच्चा लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। इसके लिए जो डिफाइन किया बच्चा, अस। यू वाला केस बड़ा यार मेरे को ना बड़ा मजेदार लगा कि यू में ग्रामेरियन ने बड़ा, जो डायरेक्ट लिसनर था ना उसके लिए उन्होंने इतनी कलाकारी की कि उसको सिर्फ और सिर्फ यू ही डिफाइन करते हुए चले गए। सिंगुलर यू, प्लूरल यू, ऑब्जेक्टिव केस जो है यू, मतलब लिटरली मजाक कर रहे थे वो लोग। इसके बाद ही के लिए उन्होंने जो प्लूरल है वो मतलब ऑब्जेक्टिव जो केस है वो हिम डिफाइन किया। सी के लिए हर डिफाइन किया। इट के लिए क्या डिफाइन किया बच्चा, इट के लिए उन्होंने इट ही छोड़ दिया। इट उन्होंने सब्जेक्टिव केस लिया, इट में उन्होंने प्लूरल मतलब इट का जो है उन्होंने क्या किया, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो इट ही ले लिया। और दे का बात आता है, अगला आखिरी वाला बच गया है जिसका हमको ऑब्जेक्टिव केस डिफाइन करना है। फटाफट कोई बताएगा, दे का उन्होंने क्या डिफाइन किया, देम। दे का उन्होंने देम डिफाइन किया। इसके बाद आपने जहां जहां नाउन इस्तेमाल कर रहे थे सेंटेंस के अंदर, एक सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा, एक सब्जेक्ट की जगह आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे, नाउन या फिर नाउन फ्रेज, और उसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट की जगह क्या इस्तेमाल कर रहे थे, नाउन या नाउन फ्रेज। तो अब आपके पास ये पता होना चाहिए, ये दो वर्टिकल ऐसा है बच्चा कि जब भी आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए तो आप इनमें से कोई इस्तेमाल करोगे, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो इनमें से आप इस्तेमाल करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्टिव केस चाहिए तो इनको इस्तेमाल करोगे, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो इनको इस्तेमाल करोगे। लेकिन बात आई कि हमने तीसरा भी नाउन का केस पढ़ा था, पजेसिव केस। क्या पढ़ा था, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहां पे दो चीज का पार्ट आता है, एक होता है एग्जेक्टिव जो आगे चैप्टर में पढ़ोगे, एक होता है प्रोनाउन। क्या होता है, एक प्रोनाउन। दोनों के आगे पजेसिव एग्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं, और इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है जो आपको यहां से सीख के चलना है, जो आपको यहां से सीख के चलना है कि जो पजेसिव शब्द है ये पजेसिव प्रोनाउन का टाइप बनाता है, और आगे चल के देखोगे पजेसिव एग्जेक्टिव का भी टाइप बना के आता है। और कई बार क्या है, हमारी किताबों में कुछ चीजें गलत लिखी हुई है जिसको हमें सुधार करना पड़ेगा, जिसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, पजेसिव एग्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन को आपको समझना पड़ेगा। तो पजेसिव एग्जेक्टिव में आप ऐसा समझिए, पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन। ये एक डेफिनेशन होता है जब आप पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हो। तो सबसे पहले आपको पजेसिव प्रोनाउन डिफाइन करने से पहले सबसे पहले आपको पजेसिव एग्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा। क्या, इसका जो यूज केस है वो आपके एग्जेक्टिव वाले चैप्टर के बजाय इसको प्रोनाउन में ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोनाउन से ही बनाया गया है, मतलब इसका जो टोन है वो प्रोनाउन से ही है। आपको बस ये समझना पड़ेगा अभी कि पजेसिव एग्जेक्टिव, जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो पजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन को जोड़ के कंबाइंड रूप से पजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे पजेसिव एग्जेक्टिव के नए टर्म्स बनाने पड़े। तो आई, मी, और इसी सेंस में इसका जो पजेसिव एग्जेक्टिव बनाना पड़ा वो माई बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा बच्चा, माई बनाना पड़ा। वी, अस, और यहाँ पे इसका पजेसिव जो है एग्जेक्टिव बनाना पड़ा, वो बनाना पड़ा आवर। यू के लिए योर बनाना पड़ा, यू के लिए योर बनाना पड़ा, और ही के लिए हिज बनाना पड़ा। सी के लिए कोई बच्चा बताएगा कि सी के लिए क्या बनाना पड़ा, सी के लिए बच्चा हर बनाना पड़ा, ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजिटिव केस भी इसका हर ही रखना पड़ा। इट का इट्स बनाना पड़ा, सेम का दियर बनाना पड़ा, ये इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाना पड़ा। और इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन इसी हिसाब से डिफाइन करना पड़ा, जो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। आई के लिए जो उन्होंने पॉजिटिव प्रोनाउन बनाया वो बनाया माइन। अब एक बात यहाँ पे आपको चीज समझना पड़ेगा कि माइन है क्या एग्जैक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत काम आएगा। माइन इज इक्वल टू होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन, ध्यान रखिएगा। माइन इज इक्वल टू होता है माई प्लस नाउन। उसके बाद आवर का उन्होंने इसी के साथ आर जोड़ा, ये याद करना बहुत आसान है। आवर के साथ इसके साथ एस जोड़ना पड़ा, और इसका मतलब क्या होता है, आवर प्लस नाउन, आवर प्लस नाउन। योर का इसी के साथ यस जोड़ा उन्होंने, योर्स, थोड़ा याद करने में इजी रहे, इसका ये मतलब है योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन। ये डेफिनेशन याद कर लो, अभी समझ में आएगा।
इसके बाद ही वाला जो केस है बच्चा, इस वाले केस में इसमें अगर और एस लगाओगे, इसमें अगर और एस लगाओगे तो साउंड हिजिंग साउंड आने लगेगा। तो हिज का उन्होंने हिज ही रहने दिया, इसका उन्होंने क्या काम किया, हिज का उन्होंने हिज ही रहने दिया। हर में फिर से हर्ष जोड़ना पड़ा, हर्ष में हर्ष जोड़ना पड़ा। इट्स का उन्होंने बनाया ही नहीं और देयर का उन्होंने दियर्स बनाया, दियर्स बनाया, इसका बनाया नहीं। इसका मतलब होता है हर प्लस नाउन, हर प्लस नाउन, और इसका होता है दियर प्लस नाउन, दियर प्लस नाउन। ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ये चार्ट इसलिए भी याद रखना की जरूरत है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता रहता है। ये जो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर है, ये एक्चुअली होता पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, लेकिन जब भी आपको पढ़ाया जाता है हर आदमी इसको बोल देता है कि यही पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये एक्चुअली पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है आपका माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। तो इनमें थोड़ी सी आपको याद करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर ये चार्ट आपको थोड़ा सा याद हो गया तो आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको थोड़ा सा बच्चा याद रखना पड़ेगा, और मैंने कोशिश किया है कि ये चार्ट मैं थोड़ा इजी कर पाऊं ताकि ये चीज आप आसानी से याद कर पाओ, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा चार्ट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एग्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ पे मैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे एक खास करके एक बात बताना चाहूंगा सब बच्चा लोग को। देखो, पॉजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसका एक खास बात क्या होता है, उसका एक खास बात ये होता है कि ये नाउन को रिप्लेस करके रखा जाता है। क्या रखा जाता है, नाउन को रिप्लेस करके रखा जाता है। इसका ये मतलब है पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन कभी भी नहीं आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाजू में नाउन कभी भी नहीं आएगा। पॉजेसिव एग्जेक्टिव के बाजू में नाउन आता है। क्या, एग्जेक्टिव के बाजू में हमेशा नाउन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाजू में नाउन नहीं आता है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन रखा जाता है, नाउन के बाजू में प्रोनाउन नहीं रखा जाता। ये बेसिक डेफिनेशन है। प्रोनाउन कब क्यों इस्तेमाल किया जाता है, नाउन को रिप्लेस करके फिर प्रोनाउन रखा जाता है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अब आता है रूल, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां से आता है कि डेटा कंज्यूम करना। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे लेट है, लाइक है, बिटवीन है। बिटवीन और एंड ये कोरिलेटिव है, कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। बट है, एक्सेप्ट है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लाइक आपका लेट हो गया, ठीक है, लाइक हो गया, बिटवीन और एंड हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया। आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद जब भी आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो, जब भी आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे। आपको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन पता चल गया, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन पता चल गया, आपको पॉजेसिव केस पता चल गया, पॉजेसिव एग्जेक्टिव पता चल गया, पॉजेसिव प्रोनाउन पता चल गया। तो ये एक ऐसा चीज है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जैसे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इन कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और सारे के सारे बच्चा लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बात करूं बच्चा लोग, ये कीवर्ड मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको एग्जाम में दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, और यही भी समझ में आएगा। तो अगर आपको कहीं लेट, लाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट ये सारे के सारे कीवर्ड्स दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद बच्चा लोग हम लोग जो लगाते हैं, जो लगाते हैं, किस केस का प्रोनाउन लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं लेट आई मी डू दिस वर्क, तो आपको बस एक बात ये पता होना चाहिए बच्चा कि ये जो लेट शब्द है, लेट हमारे रूल के हिसाब से ये कह रहा है कि लेट के बाद हम क्या लेंगे, जो प्रोनाउन लेंगे बच्चा हम वो ऑब्जेक्टिव केस का लेंगे। कैसे लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव केस का लेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन अगर लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आई और एक है मी, एक है आई और एक है मी। तो आई बच्चा क्या होता है, ये होता है आपका सब्जेक्टिव केस, और मी जो होता है ये बच्चा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे लेट आई या फिर लेट मी डू दिस वर्क अगर पूछेंगे तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई नहीं होगा। इसी तरीके से अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन और एंड के साथ मैंने आपसे बोला कि क्या लेंगे, हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है सी, हर, एंड के साथ आई और मी लगा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया बच्चा ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा हर एंड मी होगा। क्या होगा, हर एंड
मी होगा, दोनों आप ऑब्जेक्टिव केस लोगे तो बिटवीन और एंड के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। अगर ये चीज पढ़ के नहीं जाओगे और सेंटेंस में फटाफट आ जाएगा, इसमें प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो क्वेश्चन को क्या करोगे बच्चा, क्वेश्चन को कर लोगे गलत। इसी तरीके से अगला है एवरीबडी बट ही हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। तो एवरीबडी की अगर बात कर रहे हैं उसके बाद एक कीवर्ड है बट, तो क्या आप यहां पे लेट लाइक बिटवीन बट है, बट है, बट अगर है तो बट के बाद हम क्या लेंगे, ही लेंगे कि हिम लेंगे। ही जो होता है ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। ही क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। हिम जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है बच्चा, हिम जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहां पे जो करेक्ट होगा वो होगा हिम। यार चार्ट में कुछ गलत कर लिया क्या अपन लोगों ने, नहीं सही है, आई थिंक ये कुछ गलत कर दिया, ठीक है ओके। ही लाफ्ड एट और एक्सेप्ट और साथ में जितने भी प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद आपका क्या लेता है बच्चा, प्रीपोजिशन अपने बाद आपको बताया मैंने, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो अगर प्रोनाउन आता है प्रीपोजिशन के बाद तो आप किस केस में रखोगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखोगे। तो ही लॉफ्ड एट आई होगा कि मी होगा बच्चा, तो मी होगा, आई नहीं होगा। उसके बाद एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद आपको क्या लेना होगा, ही लेना होगा कि हिम लेना होगा, ही नहीं लेना होगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको प्रैक्टिस में गुजारना पड़ेगा, 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे क्योंकि डेटा बहुत है, कंज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये जो डेटा है, ये डेटा कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस के थ्रू दिमाग में लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते ये डेटा अपने आप ही याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि डेटा याद नहीं होता है। लेट लाइक बिटवीन डैश एंड बट एक्सेप्ट, ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव केस का वो लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का जो है वो प्रोनाउन लेते हैं। तो ये आपको सारा का सारा जो डेटा है वो थोड़ा सा कंज्यूम करना पड़ेगा। डेटा थोड़ा हेक्टिक हो सकता है लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो डेटा याद हो जाता है। जैसे होता है ना, कुछ टीचर्स आपको कहानी सुनाते हैं तो एग्जाम में कहानी याद रह जाती है। अगर आप मल्टीपल टाइम आप डेटा पढ़ोगे, डेटा सुनोगे तो डेटा एग्जाम में याद रह जाएगा और पेपर कर लोगे अच्छा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक देखो यार, आपके एग्जाम में एग्जेक्टिव और प्रोनाउन से मिक्स जो है एक रूल आता है। एग्जेक्टिव के चैप्टर में पढ़ोगे तो एग्जेक्टिव में कंपैरिजन नाम की चीज आती है कि एग्जेक्टिव के थ्रू पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के थ्रू हम किसी के दो नाउन की क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं, किसी भी दो चीजों में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं और हम कंपेयर कर रहे हो तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपेयर नहीं करते। इस बात का हमको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है। ये वहां पे चलेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे क्योंकि एग्जेक्टिव बीच में है और प्रोनाउन से रिलेटेड है, तो एक बार हमको गो थ्रू करना पड़ेगा। जैसे ही इज एज फास्ट एज आई या फिर मी, अगर मैं बोलूं ही इज एज फास्ट, वो उतना ही फास्ट है जितना मैं, तो यहाँ पे मेरे लिए क्या आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ही है ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। तो अगर मैं बात करूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मैं आई से करूंगा या मी से करूंगा, ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपका सब्जेक्टिव केस है। क्या है, ये है आपका सब्जेक्टिव केस, वो उतना फास्ट है जितना कि मैं, तो यहाँ पे आई रखेंगे या मी, तो सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस के साथ रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के साथ नहीं। आई रन फास्टर देन ही या फिर हिम, हम आई का कंपेयर कर रहे हैं, आई आपका सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे हिम की बात करें या ही की बात करें तो हम यहाँ पे जो रखेंगे वो ही रखेंगे, हिम नहीं रखेंगे। यहाँ पे दो चीज है, एक तो आप ये देखोगे कि उसका मेरे से कंपेयर हो रहा है, या इसको देखने का दूसरा तरीका ये हो गया कि हम सब्जेक्टिव केस का कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस लेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे जो हमारा होना चाहिए वो हमारा सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आई नो यू एज मैच एज हिम, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं जितना उसे जानता हूं, तो यहां पे ये क्या है, आई नो यू। अब यहां पे यू देखो आपका सब्जेक्टिव केस भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये आपका वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब हमेशा ऐसे ही होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो यू क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यू ऑब्जेक्टिव केस है और कंपेयर कर रहे हैं, मैं जानता हूं जितना तुमको जानता हूं उतना दूसरे को जानता हूं, तो यू से कंपेयर हो रहा है किसके साथ, हिम से। क्या सही है, क्या सही है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब सेंटेंस सही है। तो इस बात की थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होती है कि जब भी आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव के साथ
कंपैरिजन करते हो। एग्जेक्टिव के चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो इन सब चीजों को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। ये जो है वो आपके जो पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस से रिलेटेड कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको गो थ्रू करना होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में भूले भटके आ जाते हैं। देखो इसके बाद है यूज ऑफ इट। इट जो है ना यार, ये एक ऐसी चीज है जिसको आपसे अलग से पढ़ना पड़ता है और इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन बना देते हैं। तो इट के लिए अगर मैं बात करूं तो इट का इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आता है। इट का जो प्लूरल होता है बच्चा वो होता है दे, ठीक है। इट का जो प्लूरल होता है उसका होता है दे। अगर इट के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है। इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो इट्स होता है और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन बनता नहीं है। और इसी में एक और चीज कंफ्यूजन करने के लिए आता है इट्स। और आपने एक बात पढ़ा होगा पॉजिटिव केस बनाते वक्त, आपने पढ़ा होगा एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो वहां पे लोगों को लगता है ये सही है। एक्चुअली ये जो होता है इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, इट प्लस इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। ये आपका पॉजिटिव केस वाला नहीं है जो नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। और एक बात और ध्यान रखना होता है कि किसी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के, किसी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पॉजिटिव केस नहीं बनाते। बस एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, किसी भी प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका पॉजिटिव केस नहीं बनाते हैं। पॉजिटिव केस बनाने के लिए आपने योर्स, हर्स, ये सारे के सारे शब्द अभी प्रिपेयर किए हैं। तो आपको एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना है पॉजिटिव बनाने के लिए। इसी तरीके से इट्स ये लिख के आता है, ये होता है इट और इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। इसी तरीके से और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होते हैं जो आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इट्स में कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है इट प्लस इज। यहाँ पे एक चीज समझिए कि इट के यूज को लेके ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इट आपका बेसिकली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। इट जो इस्तेमाल होता है वो आपका इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, इन्फेंट के लिए इस्तेमाल होता है और आपकी नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बेसिकली लिविंग थिंग में भी कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, छोटा जानवर है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स हैं, तो इन सब के लिए इट का इस्तेमाल होता है। तो इट से रिलेटेड एक सबसे जो कॉमन यूज केस है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है वो कुछ ये पूछा जाता है। अगर आपको सेंटेंस में ऐसे देखने को मिले इट के बाद डायरेक्टली आपको लिखा हो वर्ब बी का फॉर्म, वर्ब बी का मतलब होता है इट के साथ लिखा हो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये अगर आपको सीधे सीधे अगर देखने को मिल जाए बच्चा, और इसके बाद आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो, क्या इसके बाद अगर आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो ध्यान रखना ये एक्चुअली आपका वर्ब होता है। वर्ब के बाद आपको पता होता है क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस रखते हो, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा, लेकिन इट वाले केस में ध्यान रखना होगा कि इट हो और एनी फॉर्म ऑफ बी हो, इज, आर, एम, वॉज, वर, कुछ भी हो। इसके बाद जब यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का नहीं रखोगे, सब्जेक्टिव केस का रखोगे। जैसे दो एग्जाम्पल हैं, इनसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इट इज आई या फिर मी, यहाँ पे इट है, वर्ब की एक बी फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वर में इज है, आई या फिर मी, हु एम टू ब्लेम। तो इट इज आई होता है, इट इज मी नहीं होता है। यहाँ पे जो रखते हैं हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव नहीं, इट वाले केस में सब्जेक्टिव केस रखते हैं। तो आपको इट के केस में याद रखना होगा। जैसे मैं बोलूं इट वॉज ही या फिर हिम, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इट वॉज ही या फिर हिम, तो यहाँ पे ही करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा। तो इट के केस में आपको ध्यान रखना है कि इन जनरल वर्ब के बाद क्या होता है, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, लेकिन इट के केस में ऐसा नहीं होता है। इट के केस में ऐसा होता है बच्चा कि इट के केस में हम क्या काम करते हैं, अगर वर्ब का बी फॉर्म हो तो हम बाजू में जो लेते हैं वो सब्जेक्टिव केस लेते हैं। एक ये चीज है जो आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर ये फॉर्म आपको याद है तो आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओगे। कंफ्यूजन किस बात का होता है, कंफ्यूजन सिर्फ इसी बात का होता है क्योंकि इज, आर, एम आपका वर्ब है, वर्ब के बाद हमको पता है ऑब्जेक्टिव आता है, वर्ब के पहले आपको पता है सब्जेक्टिव केस आता है। कैसा आता है, सब्जेक्टिव आता है। लेकिन अगर इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो तो इट क्या होता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। क्या करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। जैसे इट इज आई, ये मैं हूं, ये मैं हूं या मैं था, तो ये किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। तो जब ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो इट के केस में वर्ब के बाद यहाँ पे इज, आर, एम, वॉज, वर कुछ भी आया तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चा, सब्जेक्टिव केस डालते हैं। इट का मतलब बहुत सारा यूज केस पढ़ाया जाता है, बहुत सारा यूज केस पढ़ने के बाद हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ रेलिवेंट जो चीजें हैं वो थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि एग्जाम में जाते वक्त आपका दिमाग ज्यादा इधर उधर घूमे ना इट को लेके।
इट को लेके थोड़ा बहुत और जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखना होगा। जैसे इट हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आपका मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया। इसके अलावा अगर लिविंग थिंग की बात करें, एनिमल के लिए इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चे हो गए, इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लूं, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग है। इट इज ए सुपर पावर, अमेरिका की जगह इट का इस्तेमाल किया गया है, इट इज ए सुपर पावर। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। अब यहाँ पे श्रीलंका और पाकिस्तान लिया गया है, क्या लिया गया, श्रीलंका और पाकिस्तान लिया गया है। और इसी के लिए दोबारा जो है इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो इसकी जगह हमने क्या यूज किया, दे, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो आप लिविंग, एनिमल, इन्फेंट, इंसेक्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। एक केस और आता है जहां पे आपको समझना होता है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए कुछ चीजों के लिए और इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टाइम के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए। अगर टाइम को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम इट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, वेदर को इंट्रोड्यूस करना हो तो हम इट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम इट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम इट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। कहने का मतलब है कि टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये अपने आप में जो है इंट्रोडक्शन के लिए, इनके लिए एक प्रोनाउन चाहिए होता है, और वो प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं वो इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, इट इज मार्च। तो इट हमारा बेसिकली क्या होता है, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, और जिसके लिए आता है वो इधर बाद में आता है, इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद में। और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप प्रोनाउन दूसरा इस्तेमाल कर रहे हो तो आप क्या काम करते हो, इसको सब्जेक्टिव केस में रखते हो। क्या रखते हो, सब्जेक्टिव केस में। और एक ये चीज है जो आपके एग्जाम में इस पे एक आध क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, तो इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, इट इज मार्च। तो किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लाइक अगर मैं बात करूं टाइम, वेदर, टेम्परेचर और डिस्टेंस, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक फॉर्मेट बनाया गया है, और फॉर्मेट के इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इनको अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, इट इज मार्च। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। इसमें देखो बच्चा, एक और प्रॉब्लम आती है, आगे चल के पढ़ोगे, अभी मतलब अगले लेक्चर में पढ़ोगे तो दिस आप देखोगे, दिस प्रोनाउन का एक पार्ट आता है, ठीक है। तो दिस और इट को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, वो आपको समझना है। जैसे दिस इट इज ए, दिस या फिर इट इज ए पेन, दिस इट इज ए बुक, दिस इट इज ए रोहन माई कजिन, और फिर इट दिस इज 10 AM, इट दिस इज ए विंटर, इट दिस इज ए नाइट। मैं आपको दिस और इट एज ए प्रोनाउन मैं बता रहा हूं, दिस और इट एज ए प्रोनाउन, इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, क्योंकि कंफ्यूज किया जाता कई बार। मैंने एक बार एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दिस और इट में से चूज करो कि दिस होगा या इट। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के उस लाइन का जो है बताना है कि दिस या इट होगा। दिस क्या होता है, दिस और दैट दो प्रोनाउन होता है। दिस होता है नियर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए। नियर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको पॉइंट आउट करने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। इट का इस्तेमाल हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। अगर हमको पॉइंट आउट ना करना हो तो हम जनरली जो है इट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको पॉइंट आउट करना हो, ये बताना हो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नजदीक में है और हम उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं दिस इट इज ए पेन, दिस इट इज ए पेन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि एक किताब मेरे बाजू में है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये भाई किताब है। दिस इज ए बुक, ये किताब है। दिस इज ए पेन, ये पेन है। और दिस इट इज ए रोहन माई कजिन, मेरा मतलब कजिन रोहन बाजू में खड़ा है, मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, भैया ये मेरा रोहन मेरा मतलब कजिन है, ये रोहन मेरा कजिन है। तो हम पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम पॉइंट आउट करेंगे तो हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम टाइम, डिस्टेंस, वेदर के लिए क्या काम करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम क्या काम करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज 10 AM, तो अब 10 AM हो गया है, तो मैं ऐसे थोड़ा बता रहा हूं ये 10 AM हो गया है, 10 बजा है, हम ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे 10 बजा है, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं 10 बजा है। तो इस केस में दिस का इस्तेमाल गलत है। इट इज ए विंटर, या विंटर है, तो विंटर को हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो इट इज नाइट, रात है, यह रात है नहीं बोलते हैं, नाइट को पॉइंट आउट नहीं करते, नाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इट इज नाइट।
तो यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इट और दिस में इतना फर्क है कि नियर ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करते हो, और इट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हो। एक और चीज आती है, अभी आगे चल के दोबारा से देखोगे, दोबारा मैं पढ़ाऊंगा अभी। जो दिस होता है, दिस आपका प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, दिस आपका एग्जेक्टिव की तरह भी काम करता है। दिस जब एग्जेक्टिव किस तरह काम करता है तो ये अपने बाद तुरंत नाउन लेता है, तो दिस अपने साथ नाउन ले सकता है, उस केस में दिस एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। और जो इट होता है वो अपने आप में प्रोनाउन होता है, ये कभी अपने साथ नाउन लेके नहीं आता है, इट प्रोनाउन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और आपको जो ध्यान रखना है दिमाग में, वैसे इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो दिस और इट में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो दिस का इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब किसी चीज को पॉइंट आउट करने की जरूरत पड़े। अगर किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है तो आप इट का इस्तेमाल करोगे। तो ये दिस और इट को लेके है, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर किसी के सर के ऊपर से गुजर रहा है तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में मैं आपका टाइम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अगर भूल चूक अगर बन गया तो आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को गलत ना करो। इसके बाद आता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, जो मैंने अभी आपको बताया। पॉजेसिव प्रोनाउन को आपको खास करके ध्यान देना होगा। एक बार पॉजेसिव प्रोनाउन मैं आपका एक बार दोबारा से मैं दिखा देता हूं पॉजेसिव प्रोनाउन था क्या, ताकि आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होइए। ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में बात करें तो एक हिंट क्या है, ये है आपका, एक तो माइन आपको हमेशा याद रहता है, आवर्स, योर्स, हर्स और दियर्स ऐसे ही याद हो जाएगा। क्या होगा, सबके अंत में एसएस लगा हुआ है, चार के अंत में एसएस लगा हुआ है। आई के लिए माइन अलग से है और हिज के लिए, ही के लिए हिज अलग से है। तो ये दो छोड़ के, और इट का बनता नहीं है, तो माइन याद रह जाएगा, इट का बनता नहीं ये भी याद रह जाएगा। बाकी सबके साथ हर्ष लगता है, हिज वाले केस में खाली हिज है, ही वाले केस में इसका जो पॉजिटिव है वो हिज लगा रहता है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका थोड़ा सा समझना पड़ेगा पॉजिटिव केस को लेके। अब एक बात ऐसे समझो, पॉजिटिव प्रोनाउन जब हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन में खास बात क्या होती है, लास्ट टाइम पे जब आप पॉजिटिव नाउन आपने पढ़ा है तो पॉजिटिव नाउन के केस में जब आप एपोस्ट्रोफी लेके बनाते थे तो उसका इस्तेमाल सिर्फ नाउन के पहले करते थे। यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात करें पॉजिटिव प्रोनाउन का, तो पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप करते हो सब्जेक्ट की तरह भी, पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आप करते हो ऑब्जेक्ट की तरह भी। तो आप सब्जेक्ट की तरह भी पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। दो एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, जैसे एक स्टेटमेंट है, योर्स इज ए न्यू कार, योर्स इज ए न्यू कार, हर्ष इज ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, ये सब्जेक्ट की तरह है, जैसे योर्स है, हर्ष है, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब इसका अगर मतलब आप समझो, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप बात कर रहे हो बच्चा पॉजिटिव की, पॉजिटिव प्रोनाउन की, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन की, तो बच्चा मैंने आपको बोला इसको क्या कह सकते हो, पॉजिटिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन, पॉजिटिव एग्जेक्टिव प्लस नाउन। अब मैं इस सेंटेंस को बच्चा ब्रेक करता हूं, लिखा है योर्स इज ए न्यू कार, यहां पे लिखा हुआ है योर्स, यहां पे लिखा है योर्स, इसको, ये है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर मैं इसको ब्रेक करूं पॉजिटिव एग्जेक्टिव में, तो इसका जो एग्जेक्टिव होता है वो होता है योर। अब इसके साथ अगर मैं नाउन जोड़ दूं तो ये किसके लिए आए, योर्स इज ए न्यू कार, बात हो रही है तुम्हारे कार की, तो यहां पे क्या है, कार हिडन है, क्या है, कार हिडन है। योर कार की जगह यहां पे लिखा गया है बच्चा योर्स, योर कार की जगह लिखा गया बच्चा यहां पे योर्स। तो अगर मैं इसको उठा के यहां पे इधर रख दूं, यहां पे रख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, योर कार इज ए न्यू कार, योर कार इज ए न्यू कार। अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, अरे सेंटेंस की मतलब मीनिंग तो बहुत सही से निकल गई है। योर कार इज ए न्यू कार, ये क्या है, ये आपका जो है पॉजिटिव एग्जेक्टिव है, ये आपका जो है आपका नाउन हो गया, फिर इज ए न्यू कार, मीनिंग निकल रही है तुम्हारी कार एक नई कार है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं बच्चा, आप लोग अगर ब्रेक करो नीचे वाले सेंटेंस को, तो कैसे ब्रेक करोगे, हर्ष की जगह अगर बात करूं तो अगर ये है पॉजिटिव प्रोनाउन और अगर इसका पॉजिटिव एग्जेक्टिव की बात करूं तो एस हटाओगे तो हर इसका क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा। फिर नाउन लिखूं तो हर्ष इज ए ब्यूटीफुल हाउस, ये जो हाउस है ना इसमें छुपा हुआ है, तो हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। इसी तरीके से यहां पे क्या है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। इसी तरीके से और अगर स्टेटमेंट देखें हम ऑब्जेक्ट की तरह, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, लिखा हुआ है ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। अब इस योर्स में अगर मैं इसको बाइफरगेट करने की कोशिश करूं तो इसको लिख सकता हूं योर प्लस नाउन, योर प्लस नाउन में किसकी बात कर रहे हैं, बुक की, तो योर बुक। अब इसका मतलब समझिए हिंदी में, ही हैज लॉस्ट
माई बुक्स, उसने खो दिया मेरी किताब, एज वेल एज योर बुक्स, क्या कर दिया, एज वेल एज योर किताब, साथ में तुम्हारी किताब भी खो दिया। तो ये जो योर्स आप लिखते हो, जब ये पॉजेसिव प्रोनाउन लिखते हो, ध्यान रखिएगा हमारी बात, ये एग्जांपल से मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप पॉजेसिव प्रोनाउन लिखते हो बच्चा, तो उसके अंदर नाउन इंक्लूडेड होता है। क्या होता है, नाउन इंक्लूडेड होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन मिल के आपका पॉजेसिव प्रोनाउन बनाता है। इसी तरीके से अगर नीचे लिखूं मैं, सेव योर टाइम एंड माइंड टू, सेव योर टाइम एंड माइंड टू, तो ये जो माइंड है, ये जो माइन है, ये माइन में क्या छुपा है, माई प्लस टाइम। क्या छुपा है बच्चा, माई प्लस टाइम। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में देख सकते हो। अगर मैं ये बोलूं सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, तो आप माई टाइम को, जो इतना बड़ा सा दो शब्द है, उसको छोटा करके माइन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, छोटा करके माइन लिख सकते हो, जो कि इसमें है। तो जब भी आपको पॉजेसिव प्रोनाउन कहीं देखने को मिले, इसका ये मतलब होता है कि उसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस आपका नाउन हिडन होता है। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट की तरह बात करें, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन भी काम कर सकता है। इट्स लाइक आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर, या फिर हर्ष मैं बोलूं कि क्या लगाओगे, तो यहां पे ध्यान देखिएगा, आई प्रीफर, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रीफर करता हूं तुम्हारी मदद के बजाय उसकी मदद, तो यहां पे तुम्हारी मदद के बजाय उसकी नहीं, उसकी मदद, तो यहां पे हर गलत होगा, हर सही होगा, क्योंकि यहां पे देखना योर हेल्प का कंपैरिजन कर रहे हो आप दूसरे के साथ, तो ये हर्ष आप यूज करोगे, हर यूज नहीं करोगे, क्योंकि हर्ष में छुपा होगा हर प्लस हेल्प, हर प्लस हेल्प। अब सेंटेंस का मतलब क्या है, मैं प्रेफर करता हूं तुम्हारी मदद के बजाय उसकी मदद। भाई उसकी मदद, उसके बजाय तुम्हारी मदद थोड़ा कोई प्रेफर करेगा, उसकी मदद के बजाय तुम्हारी मदद। तो ये सेंटेंस में आपको ध्यान देना है, जो प्रिफर होता है शब्द, जो प्रिफर होता है, ये कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई प्रिफर योर हेल्प, तुम्हारे हेल्प के बजाय किसी और की हेल्प की बात हो रही है, तो यहां पे हर लिखोगे तो आपको हर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हर के साथ आपको हेल्प लगाना पड़ेगा। या तो आप इसको लिखो आई प्रिफर योर हेल्प टू हर हेल्प, या फिर इसी की जगह लिख दो आप हर्ष। इसके अंदर जब आप हर्ष लिख दोगे, तो जो ये नाउन है, जो हेल्प नाउन है, ये इंक्लूडेड हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला अगर एग्जांपल देखें, योर हाउस इज बेटर देन माइन या फिर माई, तो मैं बोलूं कि इसको कैसे लिख सकते हो कि तुम्हारा जो घर है वो बेहतर है, तुम्हारा घर बेहतर है मेरे से नहीं, मेरे घर से। तुम्हारा घर बच्चा बेहतर है मेरे से नहीं, मेरे घर से। इसका ये मतलब है, या तो आप यहां पे माई हाउस लिखो, या तो फिर आप माइन लिखो। माइन का मतलब हो गया हाउस इंक्लूडेड है, और अगर माई लगाना चाहते हो तो इसके साथ आपको हाउस लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि तुम्हारा जो घर है वो बेहतर है मेरे घर से। मेरे से थोड़ा तुम्हारा घर बेहतर हो जाएगा, मेरे से तुम बेहतर हो सकते हो, मेरे घर से तुम्हारा घर बेहतर हो सकता है। तो योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस होगा, या फिर योर हाउस इज बेटर देन माइन होगा। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल, जो इसका यूज केस होता है, वो आप सब्जेक्ट की तरह कर सकते हो, वो आप ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हो, वो आप प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो, इसका यह मतलब होता है कि उसके अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों को कंबाइंड करके रखा जाता है। जैसे यहां पे योर्स लिखा गया तो योर कार था, यहां पे हर्ष लिखा गया तो हर हाउस था, यहां पे योर्स लिखा गया तो योर बुक था, यहां पे माइन लिखा गया तो माई टाइम था, और यहां पे हर्ष लिखा गया तो इसका यह मतलब था कि हर हेल्प था, और योर हाउस यहाँ पे लिखा गया था, और योर हाउस की जगह जो अगर हम माइन लिखते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि माई हाउस से लेना देना था। तो अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन को एक साथ रिप्लेस करना हो, तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो, और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट की तरह आ सकता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन आ सकता है। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अंडरस्टैंड करना है बच्चा। ये नाउन में पॉजेसिव, जो नाउन का केस हम देख रहे थे, वो स्पेशली नाउन के बाजू में नाउन आ रहा था, लेकिन प्रोनाउन के केस में ऐसा नहीं है। प्रोनाउन के केस में वो सब्जेक्ट के केस आ सकता है, ऑब्जेक्ट के केस में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन के केस में आ सकता है। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े बच्चा, अगर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े, जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, एक इसका एक्सेप्शनल केस है। इसका एक्सेप्शनल केस है, अभी मैं आपको क्या बता रहा था, अभी मैं आपको बता रहा था कि आप क्या कर सकते हो, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको ये बोला था, पॉजेसिव एडजेक्टिव
अब पॉजिटिव की स्पेलिंग याद रखिएगा, डबल एस दो होता है, POSSESSIV। पॉजिटिव एग्जेक्टिव के साथ आप नाउन लेते हो, क्या लेते हो, पॉजिटिव एग्जेक्टिव के साथ नाउन लेते हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ आप पॉजिटिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो, कुछ ऐसे नाउन है जिनके साथ आप पॉजिटिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हो। इन नाउन को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मिले सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चा, अलगाव। लीव, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, पार्डन मतलब क्षमा। तो सारे के सारे शब्द आसान है। तो अगर आपको कहीं सेपरेशन देखने को मिले, अगर आपको कहीं लीव देखने को मिले, कहीं आपको एक्सक्यूज देखने को मिले, कहीं आपको मेंशन देखने को मिले, कहीं आपको रिपोर्ट देखने को मिले, कहीं आपको पार्डन देखने को मिले, तो इनके साथ अगर आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव अगर मिले, पॉजिटिव एग्जेक्टिव का मतलब हो गया माई, माई, वी का हो गया आपका अस, क्या हो गया, वी का अस या फिर आवर, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये आवर हो गया, ठीक है। यहां पे हिज मिले, हर मिले, दियर मिले, तो ये सारा जो आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव का केस होता है, ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव इनके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव इनके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे लिखा है आपके एग्जाम में आया था, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, ये सेंटेंस गलत था, इसका आपको इंप्रूवमेंट करना था। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, सेपरेशन ये शब्द है, सेपरेशन ये शब्द है। योर जो है ये क्या है, योर आपका, योर आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। योर जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, योर पॉजिटिव एग्जेक्टिव होता है। तो ये सेपरेशन TION नाउन से याद है ना, TION देखोगे तो नाउन कंसिडर करोगे, तो TION देखा आपने, नाउन है, नाउन के साथ में पॉजिटिव एग्जेक्टिव लगा हुआ है, जो कि गलत है इस रूल के हिसाब से कि सेपरेशन आए, लीव आए, एक्सक्यूज आए, मेंशन आए, रिपोर्ट आए, पार्डन आए। तो आप इस केस में ध्यान रखो बच्चा कि आप पॉजिटिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करते हो। इसके लिए दूसरी तरीके का स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना होता है। आपको इसको ऐसे लिखना होता है, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू, इसको इस तरीके से बदलना पड़ता है। एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, यहां पे जो है साइट है, साइट के साथ भी नहीं लगाते हो, यहां पे ध्यान रखिएगा कि साइट के साथ भी नहीं लगाते हो, साइट इसमें नहीं है, जोड़ लो, साइट के साथ भी नहीं लगाते हो। जैसे लग रहा है कि एट हिज साइट, तो साइट के साथ भी नहीं लगाते हो, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम, ठीक है, उसकी साइट पर, एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, उसकी साइट से, उसके दृश्य से निकल गए, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड। आई नीड योर फेवर, योर फेवर नहीं लिखते हैं, फेवर फ्रॉम यू लिखते हैं, फेवर फ्रॉम यू लिखते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस आपको रट्टा मारना पड़ता है। एक्सेप्शनल केस बच्चा आपको रटना मारना पड़ता है। अभी हमने आपको बताया कि पॉजिटिव एग्जेक्टिव के साथ नाउन लेते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ पॉजिटिव एग्जेक्टिव नहीं लेते हैं। अगर आपको सेपरेशन देखने को मिले, अगर आपको लीव देखने को मिले, आपको एक्सक्यूज देखने को मिले, आपको मेंशन देखने को मिले, आपको रिपोर्ट देखने को मिले, आपको पार्डन देखने को मिले, तो ये सारे के सारे जो चीज़ हैं ये आपका क्या करते हैं, ये अपने साथ पॉजिटिव एग्जेक्टिव नहीं लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बदलना पड़ता है। योर सेपरेशन की जगह सेपरेशन फ्रॉम यू लिखना होता है, एट हिज साइड की जगह साइड फ्रॉम, एट द साइट ऑफ हिम लिखना पड़ता है। आई नीड योर फेवर की जगह योर फेवर जब भी आए फेवर फ्रॉम यू लिखते हैं, योर फेवर नहीं लिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपको वेल मेमोराइज करना पड़ेगा, इसका कोई और टूल और तरीका नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एग्जेक्टिव के साथ इन केसेस में नाउन का इस्तेमाल आप एक साथ दोनों को कंबाइन ज्वाइन करके नहीं लगा सकते हो। तो ये कुछ रूल है जो रूल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और जो चीज़ है जो आगे चल के जिरंड के चैप्टर में आप सीखोगे, जो आपको यहीं सीखना होता है, आपको एक बात ये ध्यान रखना होता है कि जो आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव है बच्चा, पॉजिटिव एग्जेक्टिव अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, या तो फिर दो जोड़ा है जो देखने को मिलेगा। अगर आपको कहीं वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिले, क्या मिले, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिले, और इसके पहले आपको चेक करना होता है कि पॉजिटिव एग्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव, ये दो चीज आपको देखने को मिलेगा, या तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव होगा या तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये दो केस में देखना पड़ेगा कि अगर सेंटेंस के मिड में कहीं वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो आपको ध्यान देना होगा कि ऑब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का जो बच्चा प्रोनाउन है, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पॉजिटिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले
बात समझिएगा, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले आप हमेशा देखिएगा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं रखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये जीरेंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये जीरेंड के नाम से जाना जाता है। एक चैप्टर है जो जीरेंड का, उसमें पढ़ोगे। तो जो जीरेंड होता है, जीरेंड में एक खास बात क्या होता है, इसको जीरेंड के नाम से जाना जाता है। इसकी एक खास बात होती है, ये वर्ब की तरह काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है। मतलब ये सेमी वर्ब बोला जाता है, सेमी नाउन होता है, सेमी वर्ब होता है, या आधा वर्ब आधा नाउन होता है। अगर सेंटेंस के मिड में कहीं भी आपको वर्ब प्लस आईएनजी मिले, उसके पहले अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो, तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हो। कुछ सेंटेंस आपके सामने, इस सेंटेंस से चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द रेस, लिखा है आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द रेस। यहाँ पे बच्चा देखो विनिंग लिखा हुआ है, विनिंग लिखा हुआ है, ये क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसके पहले माई लिखा हुआ है। माई क्या है आपका? माई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब आपके एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाएगा आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी विनिंग द रेस। अगर मैं बोलूं आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी विनिंग द रेस, तो पढ़ने में सुनने में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ मी विनिंग द रेस, ये पढ़ने सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको एक बात ये बताई गई कि जो प्रोनाउन होता है, जो प्रोनाउन होता है वो नाउन को रिप्लेस करके आता है और नाउन के बाजू में नहीं रखा जाता है। प्रोनाउन को क्या काम होता है? नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के बाजू में नहीं रखा जाता है। लेकिन ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना, ये यहाँ नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? सेमी वर्ब का काम कर रही, सेमी नाउन का काम कर रही। इस वजह से इसके पहले क्या करते हो आप? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हो। जैसे अगला है सी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखो डूइंग लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसके पहले हर लिखा हुआ है जो कि आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जो कि सेंटेंस है करेक्ट। लेकिन अगर मैं लास्ट सेंटेंस में बोलूं आपको कि आप अच्छा करेक्ट करो कि बच्चा सी इज श्योर ऑफ मी माई माइन हेल्पिंग अदर्स, में क्या लगाओगे? अगर मैं बोलूं कि जो ये है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो माइन है ये प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो अगर मैं पूछूं और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ बच्चा जो है नाउन की तरह काम कर रहा है। जिरंड के चैप्टर में परेशान मत हो, डिटेल में सीखोगे। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए ध्यान रख लो ये कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है ये नाउन की तरह काम कर रहा है। या यूं ही याद रख लो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले आपको ये देखना होगा कि हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं लेते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं, हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं। तो क्या करेक्ट होगा? क्या करेक्ट होगा बच्चा? रोहित रोमानिया माई। बच्चा जवाब दो। आशीष। यहां पे जो करेक्ट होगा वो होगा माई। बच्चा क्या होगा? माई, वो होगा माई। सब लोगों का जवाब बहुत लेट चालू हो रहा है। सब लोग बच्चा माई। माई जो होगा ये आपका क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव जो केस है, वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन नहीं है, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो करेक्ट होगा वो है माई। अब अच्छा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक आज की क्लास में, उस पे बेस्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं। एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है जिसको मेरा मानना है कि आप सब लोग सॉल्व करो। जितना मैंने आज का लेक्चर दिया उन्हीं लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है। शुरू से लेके अगर अभी तक अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन देखा, उसके सब्जेक्टिव केस देखे, उसके ऑब्जेक्टिव केस देखे, उसके पॉजिटिव केस देखे, वोकेटिव केस की बात ही नहीं करते हैं। तो सिर्फ हमने आज पर्सनल प्रोनाउन देखा। अब आज के लेक्चर से एग्जाम में आज तक के आए हुए लगभग सभी तरीके के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चा, सारे के सारे बच्चा जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे आप सब लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे, ताकि आप ये देखो कि जो रूल और कंसेप्ट आज हमने सीखा है कितना इसमें अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसमें आपको कौन सा पार्ट जो है निकालना था। अगर मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूं यहाँ पे कि कौन सा पार्ट जो है करेक्ट इनकरेक्ट है, आपको अगर मैं बोल दूं बच्चा ए बी, आपका जो है सी हो गया और डी हो गया, तो आप सारे के सारे लोग बच्चा बताएंगे क्या कि इसमें कौन कौन सा है। अगर मैं सिर्फ की पॉइंट पकड़ने की बात करूं, जो मैंने अभी रूल आपको सिखाया है,
अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू, ये स्लैश लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट टू वाला है, ये बीच में ऐसा स्लैश नहीं है। अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी है तो आप ध्यान से देखोगे कि ज्वाइनिंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसके पहले लिखा हुआ है हिम। ही का बच्चा जो हिम होता है ये आपका क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं कि इसका पॉजिटिव एग्जेक्टिव क्या होता है, जो कि रूल के हिसाब से हमारा लगना चाहिए, तो बच्चा सारे के सारे लोग बोलेंगे कि सर हिज होना चाहिए, ये होता है आपका पॉजिटिव एग्जेक्टिव। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिम। तो जब हम जल्दी जल्दी एग्जाम में पढ़ते हैं unless two or more members object to him joining the club we shall have to accept his application for membership, तो हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता है जब तक हम फोकस होकर प्रैक्टिस करके ना जाएं कि वर्ब प्लस आईएनजी के पहले जो प्रोनाउन है वो जो हिम लगा हुआ है वो कौन सा केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमें नहीं चाहिए। हम कभी भी नाउन के बाजू में प्रोनाउन नहीं रखते हैं, यहाँ पे हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इतना तो पता है। अब यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है ये आपका नाउन है, क्या है, ये आपका नाउन है, ये सेमी नाउन है, ये जिरंड है, जिरंड के चैप्टर में इसको पढ़ते हो। तो ये जो हिम लिखा हुआ है बच्चा ये गलत है। 2016 में हमने इसको रट्टा मारा था कि अगर इस तरीके की सेंटेंस आएगा तो हम इसको बदल लेंगे, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते हमको ये पता चला कि ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये जिरंड होता है। जिरंड के चैप्टर में इसको क्लियर करना पड़ता है, जिरंड का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो क्लियर कर दूंगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे नाउन का काम करता है। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिले उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोनाउन नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, आपको प्रोनाउन नहीं लगाना है, एग्जेक्टिव लगा सकते हो। तो अगर प्रोनाउन से मिलता जुलता अगर मैं एग्जेक्टिव की बात करूं तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव्स जो है वो प्रोनाउन से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन से मिलता जुलता पॉजिटिव एग्जेक्टिव इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हिम की जगह क्या लेंगे बच्चा, हिम की जगह बच्चा लेंगे हम हिज। इसके बाद आप सब लोग अगला क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है बच्चा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हमको ध्यान देना है कि मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एग्जेक्टिव, पॉजिटिव एग्जेक्टिव चाहिए। हम वर्ब की आईएनजी के साथ हम कभी भी प्रोनाउन नहीं लगा सकते, पॉजिटिव एग्जेक्टिव रख सकते हैं। तो मी की जगह क्या होना चाहिए, मी की जगह बच्चा होना चाहिए माई, मी की जगह क्या होना चाहिए बच्चा, माई होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर, यूजिंग द कैलकुलेटर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बच्चा क्या है, बच्चा वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और लिखा हुआ है मी, तो माई यूजिंग द कैलकुलेटर। अगर ये रूल अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखा, सेंटेंस देखो एग्जाम का है, आपके सीजीएल एग्जाम का है, घंटा नहीं निकलेगा, क्योंकि माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। हमको सेंटेंस पढ़ने में रिदम में टोन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है तो एग्जाम में हम टोन के हिसाब से, रिदम के हिसाब से जाते हैं, सेंस के हिसाब से जाते हैं, काम नहीं बनता है। तो हमें की पॉइंट्स याद रखना होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली बनाए गए हैं और फिर बनाए जा सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिस और बेहतर होनी चाहिए। ये आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो पॉजिटिव केस है, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है इसके पहले आपको एग्जेक्टिव इस्तेमाल करना होता है। छोटा सा रूल क्या है, वर्ब की आईएनजी के पहले एग्जेक्टिव इस्तेमाल करना होता है। अब एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन क्यों बनाता है, माइंडसेट समझिए कि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन क्यों बनाता है। एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बनाता है क्योंकि उसको एक बात ये पता है कि जब आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो एक पार्ट को इग्नोर कर देते हो, एक पार्ट को इग्नोर क्या कर देते हो कि प्रोनाउन से मिलता जुलता पॉजिटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी आपको प्रोनाउन के चैप्टर में ही पढ़ाई जाती है। हर किताब में पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो आपको प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाया जाता है और लिखा क्या जाता है कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। वहां पे कभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है, जिस वजह से ये दिक्कत आती है और फिर रूल रटते हैं, रूल भूल जाते हैं। तो आपको ये याद रहेगा कि वर्ब की आईएनजी के साथ हम प्रोनाउन नहीं लेते हैं, एग्जेक्टिव लेना होता है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी जिरंड की तरह काम करता है, नाउन की तरह काम करता है, जो जिरंड के चैप्टर में सीखेंगे। और यहां पे हम आईएनजी के पहले हम क्या नहीं लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी के पहले बच्चा हम एग्जेक्टिव यूज करेंगे, और वो भी किस तरीके का एग्जेक्टिव, पॉजिटिव एग्जेक्टिव यूज करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई।
हमारा जो कुत्ता है वो थोड़ा खतरनाक, फियर्स का मतलब होता है खतरनाक दिखना, क्या, डरावना दिखना। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। ये जो क्वेश्चन है ये एक साधारण बच्चे के बस के बाहर की बात है, जब तक वो अच्छा प्रैक्टिस ना कर ले। और साधारण बच्चा इसको कर लेगा, लेकिन अगर वो अच्छा प्रैक्टिस कर लेगा, अच्छा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको एक बात ये बताया गया है, आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि अगर मैं ये बात करूं, ये क्वेश्चन है आपके बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में। किस पे है? बेसिक डेफिनेशन में है। बेसिक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया कि नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन ले आते हैं। और नाउन को कब रिप्लेस करते हैं? नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन की बारंबारता को अवॉइड करने के लिए हम नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। आवर डॉग में लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो बात है फ्लाई की, और दूसरा जो है डॉग की, कुत्ते की बात है। तो ये एनिमल है, एनिमल के जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हो सबको पता होना चाहिए, सिंगुलर में इट। दिमाग में तुरंत इतना चला जाना चाहिए, सिंगुलर के लिए इट, प्लूरल के लिए अगर बात करें दे, प्लूरल के लिए बात करें दे, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो इट्स, और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट होना चाहिए सिंगुलर में, दे का, देम, दियर और दियर्स। तो ये आपके जुबान पे अच्छा खासा होना चाहिए। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ध्यान से देखना। आवर डॉग में लुक फियर्स बट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट क्या काम करता है? दो अपोजिट चीजों को जोड़ता है। मेरा जो कुत्ता है वो भयानक दिखता है, लेकिन वो क्या काम करेगा? वो हर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो दैट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। ये दैट किसके लिए इस्तेमाल किया गया बच्चा? ये आवर डॉग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो एक चीज तो है, जैसे आपका इट था, दिस था, ठीक है, तो इट और दिस में एक अंतर था। इसी तरीके से इट और दैट में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि दिस होता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, दैट होता है दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। यहां पे जो दैट इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल किया गया आपको डराने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा समझो कि ये दूर है। आवर डॉग 1 2 3 4 5 शब्द दूर है। क्या है? 1 2 3 4 5 शब्द दूर आवर डॉग है, इसलिए यहाँ पे दैट इस्तेमाल कर दिया। ऐसा नहीं होता है, दिस और दैट पॉइंट आउट करते हो कि कोई नजदीक का शब्द है, कोई बात नहीं। ये दूरी इसमें कैलकुलेट नहीं होती है, स्पीकर के आजू बाजू से कैलकुलेट होती है, ये स्पीकर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको इससे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दैट का इस्तेमाल यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आवर डॉग के लिए, आवर डॉग में लुक फियर्स, हमारा जो कुत्ता है वो भयानक दिखता है, लेकिन ये क्या है, ये जो है हर्ट नहीं करेगा फ्लाई को। तो यहाँ पे कौन नहीं हर्ट करेगा? डॉग हर्ट नहीं करेगा। तो डॉग के लिए प्रोनाउन चाहिए, डॉग जो है आपका सिंगुलर है। यहाँ पे जो इसके लिए प्रोनाउन चाहिए बच्चा, वो चाहिए इट। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जो लाइन नंबर 1 बोली गई थी, ये बोली गई थी कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। और नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड या तो दैट से करें या तो इट से करें। दैट जो होता है वो दूर की चीजों को क्या करने के लिए? पॉइंट आउट करने के लिए होता है। वो किसी भी तरीके का चीज हो, लिविंग नॉन लिविंग, दिस दैट का इस्तेमाल उसी सेंस में किया जाता है। इट का इस्तेमाल किया जाता है एनिमल्स के लिए, इट का इस्तेमाल किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रोनाउन है वो इट है, वो दैट नहीं है। क्या है? वो दैट नहीं है। इसके बाद है ऑल द डाउट आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। ऑल द डाउट आर क्लियर, ऑल द डाउट आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। बच्चा अगला है, कौन बताएगा? कौन ब्रिलियंट बच्चे है जो अगले क्वेश्चन का जवाब देगा? बहुत सिंपल सा है, कोई जवाब दो, मैं देखता हूं। बहुत आसान सा है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्टली इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करेक्ट करना था। इसमें देखो दो तरीके का एरर है, एक तो टाइपो एरर हो गया, एक तो है ऑल द लिखा हुआ है, सारे डाउट की बात हो रही है, तो डाउट का प्लूरल डाउट्स होता है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, तो जो क्वेश्चन पूछना था वो यहां से नहीं पूछना था, वो प्रोनाउन पे है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड, लेकिन इतना आपका ध्यान जाना चाहिए, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन क्या है? बिटवीन आपका वाला शब्द है, लेट, लाइक, बिटवीन एंड एंड। और प्रीपोजिशन, बिटवीन प्रीपोजिशन का भी काम करता है, बिटवीन और एंड भी है। यू एंड आई, तो यू में तो आप कभी पहचान नहीं पाओगे, यू में कभी पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि यही सब्जेक्टिव केस होता है, यही ऑब्जेक्टिव केस होता है। पर आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो बच्चा क्या होता है? मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है बच्चा मी। तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन एंड के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस लगाते हो, तो यू नहीं बदलोगे, लेकिन आई का मी बदलोगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसको बड़ा ध्यान से देखना होता है।
जब आप ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से है, मैं इसको बता देता हूँ, कोई बच्चा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि इसका क्या इशू है, क्या एरर है, जो बिल्कुल बेसिक चीजों पे आता है। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। तो आपको एक चीज तो बताया गया था, क्या बताया गया था कि मेल के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, मेल के लिए आप ही इस्तेमाल करते हो, और ही से रिलेटेड आगे उसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, उसका पॉजिटिव केस हो गया। फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल करते हो बच्चा, आप सी इस्तेमाल करते हो। इसके लिए जब आगे जाते हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज इस्तेमाल करते हो, इसके लिए जो जाते हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर इस्तेमाल करते हो। बस इसी छोटे से कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग। ब्लेसिंग किसकी है, माँ की या किसकी ब्लेसिंग है, माँ की ब्लेसिंग है। और माँ क्या है, माँ आपकी फीमेल है। फीमेल के लिए हिज का इस्तेमाल नहीं करते बच्चा, किसका इस्तेमाल करते हैं, हर का इस्तेमाल करते हैं। माँ के लिए हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चा, माँ के लिए हर का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। क्या बेसिक डेफिनेशन में जो है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अच्छा, एक चीज मैं और रिपीट कर देता हूं। जब मैं आपको डिफाइन कर रहा था मेल और फीमेल, तो फीमेल का फीमेल के साथ, मेल का मेल के साथ, कॉमन जेंडर का मेल के हिसाब से जाता है सिंगुलर में, और प्लूरल तो दोनों का कॉमन ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूं, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में कुछ, मतलब अभी जो मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया उन्हीं पे, बस आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉय सैलरीज फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ। ये देखो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका ये है कि एक तो पहले आपको प्रोनाउन समझना होगा। प्रोनाउन है आपका, जो नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है द कंपनी। क्या है, द कंपनी। द कंपनी की बात हो रही है तो बच्चा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सारे बच्चों का जवाब आएगा कि सर द कंपनी इज द सिंगुलर। तो द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉयज सैलरी, दियर एम्प्लॉयज सैलरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ। अब बात हो रही है अपने इंप्लॉयज की सैलरी, अपने इंप्लॉयज की सैलरी। तो ये जो दियर इस्तेमाल किया गया है, दियर इस्तेमाल किया गया है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, दियर इस्तेमाल किया गया है कंपनी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, दियर इस्तेमाल किया गया है कंपनी के लिए। तो कंपनी आपका क्या है, कंपनी आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए इट, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इट। और अगर बात करें पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव केस इसका क्या होता है, सिंगुलर में होता है बच्चा इसका इट्स। क्या होता है, इसका होता है इट्स। तो पॉजिटिव केस क्या इस्तेमाल करोगे बच्चा इसके लिए, इसके लिए इस्तेमाल करोगे इट्स। तो यहाँ पे जो दियर होगा कि इट्स होगा, तो इट्स एम्प्लॉय सैलरी होगा, क्योंकि कंपनी आपका सिंगुलर है। फिर अगला क्वेश्चन है, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प them increase its revenue and improve its financial position. The company has appointed consultant to help them increase। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी कंसल्टेंट अपॉइंट करेगी तो अपने कंपनी की सैलरी बढ़ाने की कोशिश करेगी ना, कि सैलरी किसकी बढ़ाएगी, कंपनी अगर कंसल्टेंट, मान लो मेरी कंपनी है, मैं कंसल्टेंट हायर करूंगा, तो मैं कंपनी की रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करूंगा ना। यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो देम प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये जो देम प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है, क्योंकि ये टोन में फिट बैठ जाता है। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प, हेल्प देम नहीं, हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे जो आपको आना चाहिए वो देम नहीं आना चाहिए, कंपनी के लिए इस्तेमाल करना है। कंपनी के लिए यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो इट का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, इट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कंपनी सिंगुलर है। और यहाँ पे टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन होगा। तो इस तरीके के बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक आपका प्रोनाउन है, उस पर एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया जाता है, जो आपको इसको लर्न करना होता है सही से। इसके बाद है, इट वॉज मी who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि इट के साथ बच्चा क्या होगा, जब भी वर्ब भी आएगा, इज आर एम आएगा, तो उसके बाद यहां जरूर ध्यान से देख लेना कि ऑब्जेक्टिव केस लिखा है या सब्जेक्टिव केस लिखा है। अब जैसे अगर ये रूल अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में करेक्ट करके आ पाओगे। इट वॉज मी लगेगा सही है, ये मैं था। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इट वॉज मी नहीं, इट वॉज आई। यहाँ हमेशा आई का इस्तेमाल करते हैं, जब भी इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद आपका जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है बच्चा, वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ जो बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उन क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, सेपरेशन, पार्डन, एक्सक्यूज, लीव, साइड, ये सारे के सारे हैं, अपने साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लेते हैं। तो जरा देखिए, ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन है,
तो सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, क्या सही है? सेपरेशन के साथ हिज नहीं लगाते, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाते, तो सेपरेशन फ्रॉम हिम क्या होगा? सेपरेशन फ्रॉम हिम, ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। हिज सेपरेशन नहीं लिखते हैं। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, सेंटेंस पढ़ने में नहीं लिखता है, फेवर फेवर फ्रॉम हिम लिखते हैं। क्या बच्चा? फेवर फ्रॉम हिम लिखते हैं। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, तो हिज फेवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लिखते हैं फेवर फ्रॉम हिम। वॉज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, ये क्वेश्चन जो करेगा उसके लिए मेरी तरफ से भाई एक मूवी टिकट, अगर देख पाओ आप तो। ये क्वेश्चन जो करेक्ट कर पाए, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन बच्चा करेक्ट कर पाए उसके लिए मेरी तरफ से एक मूवी टिकट। और मैं तो स्लाइड 18 के एग्जाम्पल बता दो। अच्छा, मैं स्लाइड 18 एक बार दोबारा ले चलता हूं। जो मेरे को तीसरे का जवाब दे, तीसरा क्वेश्चन आसान है पर ट्रिकी है, तीसरा क्वेश्चन आसान है ट्रिकी है। सूरज का जवाब, जिसका जवाब सबसे पहले आएगा, सूरज का जवाब मेरे पास पहले आया। जितेंद्र का जवाब आया, वॉज इट आई, वॉज इट आई। कुछ नो एरर, दिमाग लगा के बताओ। अच्छा, फेस द म्यूजिक एक और फ्रेज है, इसका मतलब जान लो। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस भुगतना। फेस द म्यूजिक का मतलब ये होता है कि अगर कोई बुरा चीज आ रहा है, कोई बुरा रिजल्ट आएगा तो वो भुगतना, मतलब इसका ये मतलब होता है कि बुरा अगर कोई रिजल्ट आता है, बुरा रिजल्ट आने को भुगतने के लिए फेस द म्यूजिक होता है। सामने से सामना करना, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। तो इट वॉज मी जो हैड टू फेस द म्यूजिक, जो जिसको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो कुछ भी हो। तो वॉज इट मी, तो यार देखो इसको थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो ये इट जो है ना, इसको ऐसे समझो, इट वॉज मी, इट वॉज मी लिखा हुआ था, अब इसका इंट्रोगेटिव बना दिया गया है, वॉज इट मी लिखा गया है, वॉज इट मी लिखा, तो आपको ये बताया गया है ये मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो मूवी टिकट गोज टू सूरज, मूवी टिकट गोज टू सूरज, सबसे पहले बच्चे ने जवाब दिया। तो मेरा नंबर पता होगा बच्चा, मेरे को मैसेज करना हो, जो सा भी पिक्चर देखना हो, जहां सा कभी पिक्चर देखना हो, मेरी तरफ से तुम्हें मूवी टिकट। तो यहाँ पे जो होगा वॉज इट मी होगा कि वॉज इट आई होगा? वॉज इट आई होगा, वॉज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक। तो ये जो है सेंटेंस का करेक्ट जो है स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से रूल, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खत्म हो गई क्या? किसी बच्चे ने बोला कि 18 दोबारा एक्सप्लेन कर दूं मैं 18। ये देखो क्वेश्चन थोड़े से ठीक हैं, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़े से क्वेश्चन ठीक हैं। अभी ये बेसिक चीजों पे थी, अभी इस पे और डिस्कशन डिटेल में चलेगा। ये इसमें आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ते हो तो वहां पे एक चीज सिखाई जाती है। और अभी जो प्रोनाउन के बाकी के जो टाइप हैं, क्योंकि ये पहले ही टाइप है, बेसिक है, और बेसिक टाइप में जो अंडरस्टैंड करना होता है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो पर्सनल प्रोनाउन में होता है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद पर्सनल प्रोनाउन का कोई क्वेश्चन बच्चा आप गलत करके आओगे। द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ। तो जैसे एक चीज समझिएगा कि आपने आज की क्लास में पढ़ा क्या? सब्जेक्टिव केस। पहले तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा सब्जेक्टिव केस, इसको थोड़ा सा समझ लो। फिर पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और फिर पढ़ा आपने पॉजेसिव केस। ये 3 चीजें आपने पढ़ी आज की क्लास में। आपको एक बात ये पता होता है कि नाउन यहाँ पे रखा जाता है, नाउन यहाँ पे रखा जाता है, नाउन यहाँ पे रखा जाता है। तो आपको नाउन यहाँ से रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाना है, नाउन यहाँ से रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाना है, नाउन यहाँ से रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाना है। तो हर चीज को रिप्लेस करने के आपको सारे के सारे प्रोनाउन सिखा दिए गए कि जहां जहां पे आएगा उस हिसाब से आपको रिप्लेस करना है। तो अभी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट वाले में, 18 स्लाइड के। द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे दियर एम्प्लॉय सैलरी। अगर मैं इसको दियर को हटा दूं बच्चा, दियर एम्प्लॉयज की जगह मैं लिख दूं कि द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी, कंपनी एम्प्लॉय सैलरी, क्या मैं लिख दूं यहां पे? कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी। अब ये हो गया। अगर मैं इसका पॉजेसिव फॉर्म ले लूं, कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ, कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ, तो हम ये मान के चलते कि हमने प्रोनाउन
इजाद ही नहीं किया। जब प्रोनाउन नहीं बनाया गया था तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा जाता था, द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ। तो ये जो पॉजेसिव केस है ना, इसको रिप्लेस किया गया। किसको रिप्लेस किया गया है? इसको रिप्लेस किया गया है। तो ये जो पॉजेसिव केस होता था, जो एपोस्ट्रोफी एस के साथ नाउन आप बनाते थे, तो मैंने आपको बताया था कैसे काम करता था। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता था। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता था। तो किससे रिप्लेस करोगे आप? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस करोगे। किससे रिप्लेस करोगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस करोगे, क्योंकि इस जगह पे जो रोल होता है वो नाउन का एपोस्ट्रोफी एस वाला केस होता है। आपने नाउन अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसी केस को रिप्लेस करके, कंपनीज को रिप्लेस करके दियर डाला गया। लेकिन कंपनी है क्या? ये सिंगुलर है, तो दियर गलत है। आप क्या रखोगे? इट्स लिखोगे। क्या लिखोगे? इट्स लिखोगे। आपको ध्यान देना होगा कि अगर ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल, ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर। तो कंपनी क्या है? कंपनी आपकी यहाँ पे सिंगुलर इस्तेमाल की गई है, तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड किया गया है। बेसिकली अगर फंडामेंटली अगर लिखा जाता, अगर प्रोनाउन ना बना होता तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता, द कंपनी इज इन डेब्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे कंपनीज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ। अगला क्वेश्चन है जैसे, द कंपनी हैज अपॉइंटेड टू कंसल्ट टू हेल्प कंपनी इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो आपको यहाँ पे क्या, देम की जगह वापस से यहाँ पे कंपनी लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता? कंपनी लिखना पड़ता है। कंपनी लिखना पड़ता है, इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। तो ये जो कंपनी लिखा गया है बच्चा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी जगह आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चा? इसकी जगह आपको इट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चा? इसकी जगह इट लेना पड़ेगा। इसी तरीके से इट वॉज मी, ये वाला तो हो गया, इट वॉज मी की जगह इट वॉज आई। तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इन डेप्थ। आपको ये जो चीज है कि आपको जो नाउन है वो हटाया जा रहा है। तो मैंने आपको बोला कि नाउन आप सब्जेक्ट की जगह से रिप्लेस करोगे, नाउन आप ऑब्जेक्ट की जगह से रिप्लेस करोगे, नाउन आप पॉजेसिव वाले पार्ट से रिप्लेस करोगे। तो यहाँ पे जो नाउन रिप्लेस किया गया है, ये ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस किया गया है। यहाँ पे जो रिप्लेस किया गया है, ये पॉजेसिव वाले पार्ट की जगह रिप्लेस किया गया है। पॉजेसिव वाले पार्ट की जगह रिप्लेस किया गया है। पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कम होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुत कम होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल ज्यादा होता है। और इसी वजह से डाउट होता है, क्योंकि कई सारी किताबों में पॉजेसिव एडजेक्टिव को पॉजेसिव प्रोनाउन लिख दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि ये पॉजेसिव जो है एडजेक्टिव होते हैं, और पॉजेसिव वाले केस में क्योंकि जो नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस किया जाता है। तो आप यहां से रिप्लेस कर सकते हो, यहां से रिप्लेस कर सकते हो, यहां से रिप्लेस कर सकते हो। यहां से रिप्लेस करोगे, सब्जेक्ट की जगह से रिप्लेस करोगे तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाओगे, ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस का, और अगर पॉजेसिव वाले केस में रिप्लेस करोगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे बच्चा। क्या करोगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे। और अगर कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों हो, दोनों को अगर हटाना हो तो पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे। तो ये कुछ एग्जाम में कुछ बेसिक जो फंडामेंटल जो आपकी चीजें होती है, जब आप प्रोनाउन पढ़ते हो तो प्रोनाउन से रिलेटेड ये सारे के सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, होप सो कि ये जो चीज है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो बच्चे थोड़े से मेच्योर हैं, जिनकी बेसिक इंग्लिश जो है एटलीस्ट, मतलब जो बीटेक होल्डर हैं या बीएससी होल्डर्स हैं या पढ़ने में जो थोड़े से मेच्योर हैं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी और सारा डाउट भी निकल गया होगा। लेकिन कुछ वो बच्चे हैं जैसे जो बिल्कुल ही वीक हैं, जिनका इंग्लिश एकदम ही ठीक नहीं है, मतलब बिल्कुल जो बेसिक स्टैंडर्ड पे हैं, उनके लिए मेरी एक सलाह है। मेरी सलाह यह है कि आप वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके आप देखो। जब आप इसकी प्रैक्टिस 3-4 बार 5 बार 6 बार करोगे तो आपको ना, मतलब वो सारी चीजें धीरे 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 प्रैक्टिस में आने लगेगी। क्योंकि इसके अलावा आप सब बच्चों के लिए कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि यही सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप 4-6 बार रिवाइज करोगे, 5 बार रिवाइज करोगे, सेंटेंस पढ़ना सीखोगे, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिसेस देखोगे। पहले आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन 3-4 बार रिवीजन के बाद आपसे क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। तो रिवीजन जो होगा वो आपको सबसे ज्यादा जो है मदद करता है। आज की क्लास भी थोड़ी लंबी चली, और हाँ, जैसे बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, वोकैब का सेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा बात आखिरी में रखता हूं ताकि मैं आपके रिवीजन सेशन के लिए ये पार्ट वीडियो का कट कर दूं। वोकैब का सेशन करना है, लेकिन ये जो सेशन है वो ऐसे ऑर्गेनाइज कर रखा है। वोकैब का सेशन अपन या तो टाइम बढ़ाएंगे या तो काम करेंगे। अभी क्या है कि ग्रामर का कुछ पार्ट आपको कवर करना है।
तो मैं कुछ सीटें आपको दिलवाए दे रहा हूँ, वो जो सीटें हैं, जैसे मैं ईडियम फ्रेजेस की कुछ सीटें आपको दिलवाए दे रहा हूँ 250-300, ताकि आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट 1000 वर्ड की जो है वो थोड़ा सा डिले करके वो करूंगा, क्योंकि 1000 तकरीबन 800-900 वन वर्ड मिल गया है और वो बहुत ज्यादा डेटा है कंज्यूम करने में। तो वो डेटा कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट बदलिए, थोड़ा सा ईडियम फ्रेजेस पे आइए। ईडियम फ्रेजेस 300-400 पढ़ने के बाद वापस वन वर्ड में आ जाएंगे या फिर थोड़ा सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे चलेंगे, ताकि एग्जाम के पहले, मतलब मार्च एंड होने से पहले, आपका अच्छा खासा जो शब्द भंडार है वो अच्छा हो जाए। सैनी कुमार सोनी, प्रीवियस वीडियो नहीं देख पा रहे हो आप, परेशान मत हो आप, जो है उसमें क्या कहते हैं कि अपने सब्सक्रिप्शन में जाओ वहां पे, वरना सपोर्ट नंबर पे कॉल कर लो, वो मदद कर देंगे। और हाँ बच्चा लोग, एक और बात है कि मैं जो ये वीडियोस है जो यूट्यूब पे चल रही है अभी, ये मतलब मैं अब बंद करने वाला हूँ कि यूट्यूब के जितने भी बच्चे हैं अब उनके साथ ये क्लासेस और कंटिन्यू नहीं होगा। तो जितने भी बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग अब ऐप पे धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू करें, क्योंकि ऐप पे ही पूरा आगे का क्लास कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये मतलब प्राइवेट कोर्स है और प्राइवेट ही चलेगा। ठीक है बच्चा लोग, नाउन के नोट्स अपलोड करा दिए बच्चा। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हो, बिल्कुल रेगुलर, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हो? आप सारे के सारे बच्चे लोग मेरे को जरा बताओ कौन कौन सा बच्चा रेगुलर है, नीचे लिखना जरा। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अगर मैं वोकैब आपको कराऊंगा नहीं ना तो आप वोकैब कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि आप वोकैब कर लोगे, ऐसा होगा नहीं, आप वोकैब कर नहीं पाओगे। लेकिन थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन आप लोगों को पढ़ा देना बहुत जरूरी है, और ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा पढ़ा दूंगा तो चीजें थोड़ी और बेहतर हो पाएगी। अच्छा, आप में से कौन कौन से बच्चों ने रेट कर रखा है, कोर्स को रेट कर रखा है? ड्रीम बैच का मेन कोर्स जहाँ पे आपने परचेज किया है वहाँ पे रेट करने का ऑप्शन आ गया है। तो आप लोग मेक श्योर वहाँ पे जाइए और कोर्स को रेट कीजिए, बाकी बच्चों को जो है मदद मिलेगा इस कोर्स से अच्छा करने में। और मैं काफ़ी बच्चों को देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे रेगुलर हैं, जो रेगुलर हैं वो मुझे दिखाई देते हैं, जैसे दीपक, इनका फेस हमेशा दिखाई देता है मुझे। और एक लोजेंस कुमार, ये भी मेरे को रेगुलर ही दिखाई देते हैं हमेशा, हर जगह। एक सत्यम भी रेगुलर ही दिखाई देते हैं। अगले वीक तक वेबसाइट पे भी आप लाइव देख पाओगे, ताकि चीज़ें आप लोगों को कमेंट वमेंट करने में आसान हो जाएगा। और अगले वीक तक एक हो जाएगा कि हम लाइव ही जो है क्वेश्चन डिस्कस कर सकेंगे, और जहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे, तो टेक्नोलॉजी थोड़ा और इम्प्रूव होके आ जाएगी अभी। अच्छा, मैंने आशीष सर का कोर्स जो है ऑफर में अनाउंस कर दिया है। आप सारे के सारे बच्चे लोग आशीष सर का कोर्स ले लो। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है, मैं आपको बता दूं, आशीष, अगर कोई फाइनेंशियली जो है कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, अगर किसी का कोर्स भी लेके रख रखा है आपने, तब भी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप आशीष सर का कोर्स ले लो। क्योंकि कल रात को मैंने उनका कोर्स देख रहा था, चेक कर रहा था ऐसे ही कि आपको पहले रिकमेंड करूं, उसके पहले कोर्स का कंटेंट को देख लो। यार उन्होंने ना कोर्स एकदम सही से ऑर्गेनाइज कर रखा है, इतना सही से किसी का कोर्स ऑर्गेनाइज नहीं है। उनका वेल बैलेंस्ड, वेल मैनर्ड में जो है कोर्स ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हो, तो मैंने उसका कोर्स का प्राइस ड्रॉप कर दिया है, 590 रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड आप लोग को कोर्स का प्राइस पड़ेगा। आप लोग ना वो कोर्स लेके अपने पास रख लो, और फिर वो एक सिरे से पढ़ डालो, किसी भी टीचर से पढ़ो, उसका कोर्स का कंटेंट, मतलब आप अगर कोई टीचर आपको और दूसरे पसंद आ रहे हैं, किसी और टीचर से कंसेप्ट समझने में आ रहा है, तो उनकी जो प्रैक्टिस सीट्स है ना, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो। मेरा यकीन जानो कि अगर वो प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से अगर कर डालोगे, सारा का सारा कंटेंट अच्छे से, खाली प्रैक्टिस कर, आपको आशीष सर से नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, लेकिन उनका जो कंटेंट है ना, अगर वो कंटेंट आप प्रैक्टिस कर गए ना, तो आपको मैथ का स्कोर कोई रोक नहीं पाएगा। मैं पूरी रात भर बैठ के कल उनका पूरा का पूरा कोर्स, मैंने कंटेंट उनका पूरा का पूरा चेक कर रखा है। और जो बच्चे आशीष सर से पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा वो कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कोर्स का कंटेंट उनका जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है ना, मैं मतलब पर्सनली अगर मुझे दोबारा अगर पेपर देना हो, तो मुझे कंटेंट उसी फॉर्मेट में चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो
1 नंबर 2 नंबर से रुक रहे हैं, या फिर कुछ लोग टैक्स असिस्टेंट या इन सारी पोस्टों पे बैठे हुए हैं इस बैच के अंदर। तो मैं उन सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हो ना कि ये वाले सीजीएल में आप अच्छा स्कोर कर पाओ, तो आपको अभी से लेके 5 महीने तक अच्छा कंटेंट और सही से ऑर्गेनाइज कंटेंट चाहिए। इंग्लिश का कंटेंट मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और एट द एंड ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जरूरी है, टीचर थोड़ा सा कम अच्छा पढ़ाए लेकिन कंटेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज हो तो ज्यादा बेहतर बात होती है। तो अगर आप किसी टीचर ए बी सी डी किसी से पढ़ाई कर रहे हो, तो आशीष सर का कोर्स का कंटेंट का कंपाइलेशन ले लो। आप किसी दोस्त ने परचेज कर रखा हो तो उससे ले लो, पढ़ अपने टीचर से लो, लेकिन वो कोर्स का कंपाइलेशन पूरा का पूरा सॉल्व कर डालो। अगर आपके पास अभिजीत सर का भी वीडियो है तो भी चलेगा, क्योंकि वो दोनों में कंटेंट सेम ही है। अगर आपके पास अभिजीत सर का, आशीष सर का, किसी का भी वीडियो है तो वो दोनों कंटेंट सेम ही है। सैनी कुमार सोनी सर, कॉल सुबह मतलब ऐसा ना 11 से लेकर 6 के बीच में करोगे तब कॉल सपोर्ट सिस्टम पे कॉल लगेगा, तब सपोर्ट सिस्टम जवाब दे पाएंगे। 24 घंटे सपोर्ट नहीं बैठा रहता है। लड़की हैं, लक्ष्मी नाम है उनका, तो थोड़ा इज्जत से आप लोग पेश आइएगा। और वो सीन ऐसा है कि वो जो ऑफिस में रहती है उनका टाइम है जनरली जो है वो 11 बजे आती हैं और शाम को 5 से लेकर 6 बजे तक जाती हैं। तो 11 से लेकर 5 के बीच में अगर उनको कॉल करोगे तो आप लोगों को वो अच्छी तरीके से सपोर्ट दे देंगी। जीएस का बैच बच्चा लोग अनाउंस कर दिया गया है, जीएस का बैच आप लोग एनरोल कर लो। वीडियोज आज मैंने बोल दिया है, वीडियोज जियोग्राफी को वो लोग अपलोड कर देंगे और एक साथ ही अपलोड कर देंगे। तो कल परसों तक जियोग्राफी का पूरा कोर्स अपलोड हो जाएगा। फिर जियोग्राफी की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर रेस्ट ऑफ द सारे के सारे कोर्सेज ऐसे। और रीजनिंग के कोर्स में मैं सितांशु सर को मतलब फोन करने वाला हूँ कि वो कोर्स का कंटेंट 120 घंटे का ना बनाए। आज की वीडियो में मैंने देखा जो बच्चे अटेंड कर रहे होंगे तो पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने उनको मना किया कि नहीं, जोश में आके पूरा मत पढ़ाइए, क्योंकि एसएससी के बच्चों का टाइम हो जाएगा खराब। तो 120 घंटे के बजाय मैं उनको बोलूंगा कि सिर्फ आपको 60-65 घंटे ही रीजनिंग पढ़ाई जाए, ताकि हमारा जो मेन फोकस है इस बैच का, वो इस बैच का ये है कि इस बार का सीजीएल का एग्जाम हमारा फोकस है। एसएससी का एग्जाम फोकस है, एसएससी में चाहे सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल। मेरा मेन फोकस सीजीएल का एग्जाम है। आप में से बहुत सारे बच्चे स्टेनो का एग्जाम दे रहे होंगे, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे होंगे, सीपीओ का एग्जाम दे रहे होंगे। तो रीजनिंग आपकी एसएससी के सारे वर्टिकल में उतनी ही आती है। तो 65-70 घंटों से ज्यादा आपकी जो रीजनिंग वो ज्यादा हो जाएगी, और फिर वो ज्यादा हो जाएगी तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो मैं सुधांशु सर से बात करके उनको मना करूंगा जो है कि वो करेंगे। हेमंत सागर, इंग्लिश में अगले साल मैं टॉप पे होऊंगा। थैंक यू भाई हेमंत। और मैं सही बात बता रहा हूँ, अगले साल मैं भी यही चाहता हूँ कि अगले साल जब आप पेपर दे के आओ ना, तो इंडिया में सिर्फ एक ही टीचर का नाम लिया जाए, वो आपके उज्जवल सर। ठीक है। और ये जो कोर्स का कंटेंट है यही मैं बच्चों के लिए कंपाइल करना चाहता हूँ, फिर दोबारा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए एक बार में मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट कंपाइल कर रहा हूँ, ताकि हर गरीब बच्चा जो है अंग्रेजी के कोर्स से परेशान ना हो, हर हिंदी भाषी बच्चा अंग्रेजी के कोर्स से परेशान ना हो। अगर यूट्यूब में कोई नया बच्चा है तो जो अभी देख रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस अभी लाइव चल रही थी, अगर आप बच्चा लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हो और कोर्स में एनरोल नहीं हो, तो कृपया करके आप लोग कोर्स में एनरोल हो जाओ। क्योंकि ये सारा का सारा जो कोर्स का कंटेंट है 100 रुपये की हार्डली फीस है, 118 रुपये टोटल लगता है। आप आराम से आके सुचारू रूप से पढ़ लो, 100 रुपये बचाने के चक्कर में मत पड़ो। इससे क्या होगा कि बीच की क्लासेस अभी बीच में बंद हो जाएगी, फिर आप परेशान होगे, फिर हमको चिल्लाओगे अरे सर आपने बीच में क्लासेस, क्योंकि ये प्राइवेट क्लासेस है, चल रही है यूट्यूब पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बच्चों को थोड़ी बहुत इशूज आ रही थी, गाँव वाले थे तो। अरे हाँ यार, एक और काम रह गया था, ये क्या कहते हैं कि अच्छा, सीएचएसएल वाले बच्चे जितने भी हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके एग्जाम से 20 दिन पहले मैं सीएचएसएल की सारी प्रैक्टिस सेशन खुद करा दूंगा। ये क्लासेस चलती रहेगी। इन क्लासेस के अलावा सीएचएसएल के लिए आखिरी 20 दिन के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस मैं मेहनत करके खुद ही यूट्यूब पे आके करा दूंगा, ताकि आप लोगों का सीएचएसएल का एग्जाम बेहतर हो जाए। लेकिन उसके पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जितना कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उतना कोर्स पढ़ लीजिए, और आपके मार्च एंड तक ग्रामर का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा और वोकैब भी आपका 70% 75% के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास अच्छा खासा समय बचा रहेगा सीजीएल फेज 1 के लिए मेहनत करने के लिए, और टीयर 2 के लिए तो अलग से मतलब ऐसी वाली मेहनत होगी कि आपकी जुबान पे सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, रेगुलर रहिएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सिस्टम के साथ कंज्यूम कीजिए, माइंड बाउल कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, रिवाइज कीजिए। आज भी जो है 2 घंटे के आसपास क्लास चली है, और वोकैब की क्लास नहीं हो पाएगी, जबकि वोकैब की क्लास पहले से ही शेड्यूल थी। मैं आज के वोकैब की क्लास के प्लान में था, लेकिन मैं कल कोर्स का कंटेंट ग्रामर का थोड़ा कम रखूंगा, ताकि मैं वोकैब का सेशन भी साथ में लेके जा पाऊँ। तो अब से लेके मंथ के एंड तक हमारा जो है, हम ईडीएम फ्रेजेस पे काम करेंगे, तकरीबन 350-400 ईडीएम फ्रेजेस पे काम करेंगे। फिर अगले मंथ में फिर से वन वर्ड और ईडीएम फ्रेजेस मिला के उसको पूरा का पूरा कंबाइंडली खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो गुड नाइट, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ड्रीम बैच का जो मेन कोर्स है, जहाँ से आपने कोर्स परचेज किया था, वहाँ से जाइएगा, वहाँ से जाके ना स्टार रेटिंग कर दीजिएगा। और मतलब अगर कर देंगे स्टार रेटिंग तो थोड़ा अच्छा होगा हमारे लिए, और बाकी बाहर के बच्चों के लिए भी होगा।
ताकि वो लोग इस बैच को ज्वाइन कर सके और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। ठीक है, पवन, एंटीडॉट का कोर्स आपको चाहिए तो वेबसाइट पे जाके दोबारा से आप उसे रीपरचेज कर सकते हो। टेक्निकल राहुल, हाँ मैं, मुझे लगता है कि मुझे अब आप लोग का फॉर्म भरने के लिए एक दिन समय निकाल के आप लोग का फॉर्म भरवा देना चाहिए। तो बच्चा लोग अपना ध्यान रखिएगा, गुड नाइट, और सब लोग रेगुलर बने रहिए, रेगुलर रिवाइज करते रहिए, और यूट्यूब के नए बच्चे ड्रीम बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, गुड नाइट, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्रेजेंट का मार्क लगना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट बच्चा लोग। बच्चा लोग मैं सब कुछ कराऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, नाउन का जो बचा हुआ 10 सीट है, 10 सीट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसका आंसर सीट दे देते हैं। तो हैशटैग GFD नीचे लिखते जाइए, अर्पित कुमार यूट्यूब से। शुभ रात्रि बच्चा लोग, गुड नाइट, चलता हूँ, कल वापस अपने टाइम पे मिलेंगे। अगले 7 दिन तक जम के पढ़ेंगे, फिर 8वें दिन रेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग। स्पीडोमीटर के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए, उस पर स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर के लिए नाराज मत होइए, वेबसाइट पे स्पीडोमीटर है, वेबसाइट पे यूज कीजिए, जो है वहाँ पे आपके डैशबोर्ड में आपका कोर्स होगा। ठीक है बच्चा लोग, बाय बाय, गुड नाइट।